कल हमने हमने डिस्कस किया था कि जो वेरी फर्स्ट क्लास है GS3 की इकोनॉमिक्स की, उसमें लॉजिकल जो वे फॉरवर्ड है वो यही है कि भाई, है ना, पहले हम लोग एक बार देख लें कि ना, मैंने कहा ना कि लास्ट 75 ईयर्स में, है ना, सिंस इंडिया से इंडिपेंडेंस, है ना, गुड मॉर्निंग, लास्ट 75 ईयर्स में, है ना, इंडिया ने, ज्यादा तो नहीं है आवाज आपकी, ठीक है, रिकॉर्डिंग में कम होती। सो लास्ट, है ना, 75 ईयर्स में, है ना, इंडिया ने कैसे प्रोग्रेस किया है। सो वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट जो माइलस्टोन है ना, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए अलोंग द वे जर्नी में, है ना, वो एक बार वी विल जस्ट, है ना, हैव ए ग्लांस एट दोज इवेंट्स, ठीक है। तो सेकंड लेक्चर है, तो 1947 से कहानी शुरू होती है इंडिपेंडेंट इंडिया की, ठीक है। वैसे तो बहुत पुराना है इंडिया, जैसे लैंड मास, जो हम लोग जो जिस लैंड मास में हम लोग रहते हैं, ठीक है। और वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस की बात लोग हम लोग करते हैं जब इंडिया की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, है ना, वैदिक सिविलाइजेशन से भी पहले की बात करते हैं हम लोग, है ना, आर्यंस के आने से भी पहले की बात करते हैं, ठीक है। बट उतना पीछे हम लोग नहीं जा रहे हैं। हमारा फोकस है, जो हमारे सिलेबस है उसमें, है ना, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, दैट इज भारत, है ना। आजकल वो कंट्रोवर्सी भी चलती रहती है, ठीक है। हाँ, तो उसमें, है ना, जो पहला माइलस्टोन, है ना, जहां से जो स्टार्टिंग लाइन है ना, वो स्टार्टिंग लाइन क्या है, 15 अगस्त 1947, वहां से हमारी जर्नी शुरू होती है। और आप लोगों ने पढ़ा भी है हिस्ट्री के अंदर, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री में ये सब चीजें। सो 15 अगस्त से फाउंडेशन जो स्टार्टअप है ना, इंडिया स्टार्टअप ही तो है एक तरह से, है ना। इसराइल को स्टार्टअप नेशन कहते हैं, तो एक तरह से नया कंट्री, है ना, फिर से बॉर्न होता है या रिबॉर्न होता है। सो उसका जो पहला जो है ना लैंडमार्क जो डेट है वो 15 अगस्त है 1947। और उसके जो फाउंडिंग, क्या बोलते हैं, फाउंडर्स, स्टार्टअप में जैसे फाउंडर होते हैं ऐसे किसी भी नेशन में फाउंडिंग फादर्स होते हैं, है ना, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ना मिलके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, है ना, सेट ऑफ रूल्स जो है, फंडामेंटल रूल्स हैं जो इस नेशन को गवर्न करेंगे, और उसकी क्या वैल्यूज होंगी, वो उसमें उन्होंने प्रीएम्बल के अंदर क्लियरली ईयर मार्क कर रखा है उन चीजों को, ठीक है। सो ये फेमस, है ना, स्पीच है पंडित नेहरू का, जिसमें द ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है। तो इसमें जो पहली लाइन है, लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम इट, नॉट फुल्ली, नॉट होनली और इन फुल मेजर बट वेरी सब्सटेंशियली। तो जिसमें जैसे ये लिखते हैं ना, लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, तो ट्रिस्ट क्या होता है, व्हाट इज ट्रिस्ट, ये तो फेमस स्पीच है ना। सलमान रश्दी की एक बुक भी है, कौन सी है, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, है ना, उस पर एक मूवी भी आई हुई है, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, अगर आपने देखी हो, देखी है आपने, नाम सुना है ना, सलमान रश्दी की पुरानी किताब है, बहुत पुरानी किताब है। सलमान रश्दी इज एन इंडियन, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ट्रिस्ट क्या होता है, व्हाट इज ट्रिस्ट, नहीं, नॉट इवन, है ना, क्लोज, हाँ, रोंदेवू जिसको फ्रेंच में कहते हैं ना, या मीटिंग, सीक्रेट मीटिंग कह सकते हो, बट मीटिंग, है ना, मीटिंग, या फ्रेंच में इसको रोंदेवू कहते हैं। तो ट्रिस्ट मतलब मीटिंग। तो जब ये ही वाज राइटिंग दिस स्पीच, तो इन्होंने इनिशियली इसमें ट्रिस्ट वर्ड यूज नहीं किया था, इन्होंने आई थिंक मीटिंग या दूसरा वर्ड यूज किया था, ठीक है। देन ही फाइनली सेटल्ड ऑन, है ना, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। सो मीटिंग विद डेस्टिनी हो रहा है ना। और ही सेज कि भाई, लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड ए ट्रिस्ट विद, है ना, वी मेड ए, है ना, प्रॉमिस, या है ना, वी मेड ए, है ना, मीटिंग विद डेस्टिनी। तो ये लॉन्ग ईयर्स वाले कौन से वाले लॉन्ग ईयर्स की बात हो रही है, पहले कब वादा हुआ था,
कह रहे हैं ना, लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रीज टू डेस्टिनी। वो तब हमने एक प्रतिज्ञा ली थी कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, जब हमें इंडिपेंडेंस मिलेगा, दिस इज हाउ वी विल प्लान थिंग्स। तो वो कौन सा, कब किया था वो वादा पहले, लॉन्ग ईयर्स अगो। पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन हम लोगों ने दिया था, कौन से ईयर में दिया था? 1929 में, है ना? थोड़ा सा देख लेना आप भी। आई थिंक इट वाज द लाहौर डिक्लेरेशन, जिसमें आई थिंक नेहरू वाज द प्रेसिडेंट। चेक कर लेना एक बार थोड़ा सा, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है एक तरह से। तो उसमें पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन कहाँ, नहीं, कांग्रेस का सेशन कौन सा था? 1914 लाहौर सेशन था। उसमें प्रेसिडेंट कौन था? प्रेसिडेंट वाज आई थिंक पंडित नेहरू। ठीक है, तो सो दे मेड ए, है ना, वी वर आस्किंग कि भाई हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, व्हाट वी वांट, है ना, इज ए, है ना, टोटल फ्रीडम, पूर्ण स्वराज। और नेक्स्ट ईयर 26 जनवरी को, है ना, हम लोग पूरे इंडिया में फ्लैग लहराएंगे, एंड वी विल स्टार्ट सेलिब्रेटिंग 26 जनवरी एज इंडिया इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो 29 में डिक्लेरेशन पास किया, और 30 में हमने उसको फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया। तो वो वाला ये लॉन्ग ईयर्स है ना, वी मेड अ डेस्टिनी, ट्रिस्ट टू डेस्टिनी एंड सो ना, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। फिर ये सब, है ना, पोइटिक तरीके से इन्होंने इस चीज को लिखा हुआ है। तो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखने का काम अभी चलेगा, थोड़े टाइम और चलेगा, 47 में तो पूरा नहीं होगा ना। ठीक है, फाइनली कब जाके पूरा होगा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाला काम? हाँ, तो डेट है या 26 नवंबर 1949, 1949। ठीक है, और फिर नेक्स्ट ईयर रिपब्लिक कब बनेंगे हम लोग? 26 जनवरी, हाँ, 19, हाँ, 1915। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को तो काम पूरा हो गया, साइन वाइन करके हमने इसको रख लिया। बट वी डिसाइडेड कि भाई चूंकि हम लोग ने पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन जब हमने लिया था, तो वी वर सेलिब्रेटिंग 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे, लेकिन हमें इंडिपेंडेंस कब मिल गई? 15 अगस्त को मिल गई। तो अब उसको क्या करें, 26 जनवरी का क्या करें? तो उसको भी कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना महत्व। सो दैट इज व्हेन वी डिसाइडेड कि उसको हम लोग रिपब्लिक डे मनाएंगे। एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज रेडी, साइन हो गया है, कवर ओवर चढ़ा लिया है, सब हो गया उसमें। बट फोर्स में कब आएगा? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो 26 जनवरी को ही क्यों? क्योंकि हमने पूर्ण स्वराज का जो फर्स्ट टाइम हमने इंडिपेंडेंस डे बनाया था, वो 26 जनवरी को मनाया था। अब जब मिल गई ना आपको फ्रीडम, 15 अगस्त को, तो उसको भी कुछ ना कुछ बनाना है। सो कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आते ही बिकेम ए रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आते ही, कल और कौन सी क्लास हुई थी आपकी? अच्छा, ठीक है। सो ठीक है, सो वी बिकेम ए रिपब्लिक इन 1950, 26 जनवरी को। और इंडिपेंडेंट कब हुए? वो पहले ही हो गए थे 1947 में। ठीक है, तो इंडिया इज अ रिपब्लिक, है ना, यूके रिपब्लिक नहीं है, यूके इज नॉट अ रिपब्लिक। डिफरेंस है, छोटे छोटे पॉलिटी के अंदर आपने पढ़े होंगे। ठीक है, सो ये, हाँ, ठीक है, ये सब चीजें हैं। फिर इसमें, है ना, ही विल से कि भाई, है ना, द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज बीन टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। तो ये काम तब भी था 1947 में, और ये काम अभी भी पेंडिंग है अपना। कौन सा? टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। तो इसमें ग्रेटेस्ट मैन कौन है? महात्मा गांधी की बात कह रहे हैं, है ना, महात्मा गांधी की बात कह रहे हैं। दैट, है ना, मे बी बियॉन्ड अस, बट सो लॉन्ग, है ना, देर आर टीयर्स एंड सफरिंग, so long our work will not be done. And so we have to labor and to work hard to give reality to our dreams. Those dreams are for India and they are also for the world. ठीक है, तो नेहरू का जब भी आप कोई भी बुक पढ़ेंगे ना, या नेहरू के बारे में जब भी पढ़ेंगे, तो उसमें हमेशा एक इंटरनेशनल टच जरूर रहता है
है ना, ही इज नॉट जस्ट कंसर्न अबाउट इंडिया, है ना, लोकल नहीं, है ना, हमेशा ही विल ऑलवेज लुक एट थिंग्स फ्रॉम, है ना, इंडिया तो है ही बट ग्लोबल अरीना में, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में उस टाइम क्या हो रहा है, उसके कॉन्टेक्स्ट में हमेशा ही विल टॉक, है ना, उसका अप्रोच रहेगा थोड़ा सा कौन सा वाला, वसुधैव कुटुंबकम वाला हम लोग जो कहते हैं ना, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन अप्रोच रहेगा, या है ना यूनिवर्सल थोड़ा सा अप्रोच रहेगा, ठीक है। सो ही विल ऑलवेज से कि ना नॉट, है ना, आर फॉर इंडिया बट ऑल्सो फॉर दी, है ना, वर्ल्ड, तो ये अप्रोच हमेशा रहेगा उनका एज ए स्टेट्समैन, है ना, ही विल नॉट ओनली फोकस ऑन इंडिया बट इंडिया का, है ना, पूरी ह्यूमैनिटी के प्रति क्या उसका, ठीक है। तो ये काम हमने शुरू किया 1947 को, कि भाई उस टाइम, है ना, ज्यादा गरीबी थी, थिंग्स वर मच, है ना, हार्शर, टफर, हम लोग, है ना, बहुत टाइम बाद हम लोग को आजादी मिली अंग्रेजों से, तो उसमें एक पर्टिकुलर तरह की सिचुएशन प्रिवेल कर रही थी, और ग्लोबल लेवल पे एट दैट टाइम पूरी दुनिया दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई थी। कौन कौन से दो ग्रुप्स में, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना, द वर्ल्ड वाज गेटिंग डिवाइडेड इनटू टू कैंप्स बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी, है ना, विचारधारा के बेसिस पे। वन वाज द कैपिटलिस्ट, है ना, कैपिटलिस्ट ग्रुप हेडेड बाय यूएस, द सेकंड वन वाज कम्युनिस्ट, है ना, कम्युनिस्ट जो हेडेड बाय यूएसएसआर, जिसको हम लोग कहते हैं सोवियत, है ना, रशिया, ठीक है। तो कम्युनिस्ट एंड द कैपिटलिस्ट। तो जैसे जैसे कंट्रीज आजाद हो रहे थे उस टाइम में, जो भी कंट्रीज इंडिया में, अफ्रीका में, है ना, और जो पार्ट्स हैं वर्ल्ड के, दे हैड टू ऑप्ट फॉर वन ऑफ द टू, इधर द कम्युनिस्ट ग्रुप और द कैपिटलिस्ट ग्रुप, है ना। द वर्ल्ड वाज गेटिंग डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, और उसमें इंडिया ने कौन सा ग्रुप ज्वाइन किया, कोई सा नहीं किया, है ना। वी डिसाइडेड की बड़ी मुश्किल से तो आजादी मिली है, अब हम किसी का कोई ग्रुप ग्रुप कोई, है ना, कोई पहले से कमिटमेंट नहीं, है ना। आप कैपिटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करोगे तो उसकी पॉलिसी माननी पड़ेगी, कम्युनिस्ट ग्रुप करोगे तो यूएसएसआर से डिक्टेट, है ना, यू हैव टू गेट द ऑर्डर्स फ्रॉम मॉस्को, सो वी विल नॉट ज्वाइन एनी कैंप, है ना, बड़ी मुश्किल से आजादी मिली है, सो वी विल स्टे नॉन अलाइंड, ना तो ये ना वो, तीसरा ग्रुप शुरू कर लिया एक तरह से, ग्रुप ऑफ दोज कंट्रीज जो कोई भी ग्रुप ज्वाइन नहीं करेंगे, द कंट्री, है ना, नॉन अलाइंड मूवमेंट शुरू होगा लेटर ऑन, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, बट दैट डजंट मीन कि वी विल नॉट टॉक टू, हम बात करेंगे डिपेंडिंग अपॉन हमारा नेशनल इंटरेस्ट कहाँ पे सर्व हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर ए डेवलपिंग कंट्री, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री, ना तो रिसोर्सेज है ना एक्सपर्टीज है ना, सब कुछ चाहिए हमें, तो वो हम लोग टाइम टू टाइम लोगों से हेल्प लेंगे। सो एट द स्ट्रोक ऑफ द इंडिया, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट, है ना, 15 अगस्त को 1947 को, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें जो हमारा कंसर्न है, उसमें हाउ इंडिया वाज फेयरिंग, है ना, एट दैट टाइम क्या सिचुएशन प्रिवेल थी। सो कंट्री वाज होपलेसली पुअर, है ना, उसका कारण क्या था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम लोग पढ़ते हैं ना स्पेक्ट्रम के अंदर, क्वेश्चन भी आता है यूपीएससी में कि इंडिया के डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्या कारण है ना। एज ईस्ट इंडिया कंपनी केम, ब्रिटिशर्स केम, उन्होंने क्या किया, इंडिया को डंपिंग ग्राउंड बना लिया फिनिश्ड गुड्स का, है ना। यहाँ से कॉटन लेके जाते थे और मैनचेस्टर में कपड़ा बना के यहाँ पे सेल करते थे, ठीक है। तो देयर वाज ड्रेन ऑफ वेल्थ, धीरे 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 करके देयर वाज ए ड्रेन ऑफ, है ना, वेल्थ। तो आप लिख लो, और पीपीटी तो इसमें रहेगा बट, है ना, बहुत सारी चीजें जो इसमें नहीं भी लिखी हैं, बट यू शुड राइट एंड देन गो और उसको देखें। क्यों तनु, तो आज की क्लास तो आपको एक तरह से वो है प्राइमर, है ना, वार्म अप है, और उसके बाद फिर प्रॉपर इकोनॉमिक्स की क्लास है। द आइडिया इज कि भाई आप और हम, वी शुड बी ऑन द सेम पेज। सो, है ना, इसके अलावा भी कोई अगर चीज आपको लगती है कि भाई मैं बाद में जाके देखूं एक बार, तो यू कैन, है ना, हैव ए लुक उसमें, किताबों में जाके अपना स्पेक्ट्रम वगैरह में, पॉलिटी में, है ना। सो हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया इंडिया का, धीरे 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 इंडस्ट्रीज वर सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड एंड इंडिया बिकेम डंपिंग ग्राउंड फॉर फिनिश्ड गुड, है ना। यहाँ से सिल्क लेके जाएंगे, स्पाइसेस लेके जाएंगे, है ना, जो भी रॉ मटेरियल लेके जाएंगे और उसको वहां प्रोसेस करके इंडिया में डंपिंग करेंगे। कोई नया टेक्नोलॉजी यहाँ पे उन्होंने शेयर नहीं किया। देर वॉज ए कॉन्स्टेंट ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो किताब भी लिखा है ना, द यंग ब्रिटिश रूल एंड दी ड्रेन ऑफ वेल्थ, किसका किताब है वो, दादा भाई नौरोजी, है ना। तो पहला जो उन्होंने क्रिटिक दिया ना कि ब्रिटिश रूल एक्चुअली में इंडिया के फेवर में नहीं है,
है ना, ब्रिटिशर्स ने यही तो कहा था कि हम लोग आपको इसलिए रूल कर रहे हैं बिकॉज वी आर कैरिंग द व्हाइट मैंस बर्डन, है ना, हम क्या करें, भगवान ने भेजा है हमें, है ना, आप लोगों को अपलिफ्टमेंट के लिए। तो दादा भाई नौरोजी ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है ना, एक्चुअली में आपका जो रूल है वो हमारे लिए हार्मफुल है, और उन्होंने उसको शो किया अपनी किताब में ना, द अन ब्रिटिश रूल, ठीक है, द ड्रेन ऑफ वेल्थ जो उसमें टाइटल है बुक का। सो देयर वाज अ डीइंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ, है ना, इंडिया बाय ब्रिटेन, है ना, जो, ठीक है, व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट लेस देन वन सिक्स्थ ऑफ इंडियंस वर लिटरल, है ना, तो वन सिक्स्थ कितना हो गया, हाँ वन सिक्स कितना हो गया, 17 पॉइंट कुछ परसेंट है क्या, देख लो आप वन सिक्स कितना होता है, कितना हो गया, सो लेस देन 17% है ना ऑफ इंडियंस वर लिटरेट, है ना, दे वर पुअर हंग्री, है ना, सो इट कास्ट ए सीरियस डाउट ऑन इंडिया सर्वाइवल एज ए डेमोक्रेसी। तो ऐसे कंट्रीज, है ना, जहाँ पे लोग पढ़े लिखे भी नहीं है ना, खाने को दो वक्त की रोटी भी नहीं है, हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस है, ऐसे लोगों को आपने क्या दे दिए डे वन पे, है ना, राइट्स दे दिए, दैट वन मैन वन वोट वन वैल्यू। तो ऐसे कंट्री में जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, क्या वो अपने ना सही डिसीजन लेने की उसमें है, फ्रेम ऑफ माइंड में है, नहीं है ना, लोगों ने डाउट किया लेकिन हमने डाउट नहीं किया, है ना, आपको हमारे जो फाउंडिंग फादर्स ने सबको क्या दिया, है ना, डेमोक्रेसी दिया, और उनको, है ना, डेमोक्रेसी में जो भी राइट्स है सबको इक्वल राइट्स दिए, बट पीपल वर वॉचिंग, है ना, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज, कि ये कंट्री अब फेल होगा, अब फेल होगा, अब फेल होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में वॉच किया, जब फर्स्ट इलेक्शन हुए सुकुमार सेन ने करवाए, कि ये इंडिया वाले इनको कैसे तो ये इलेक्शन कराएंगे, है ना, हाउ विल दे गो अबाउट चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स जब इनको पढ़ना नहीं आता है। तो हमने क्या किया कि बैलेट पेपर पे फोटो छापना शुरू किया पॉलिटिकल पार्टीज का, है ना, सिंबल का, सो दैट जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, मोस्ट ऑफ द मासेस, दे टू कैन कास्ट देयर, है ना, एडल्ट फ्रेंचाइज या वोट। तो ऐसे कर करके फिर इलेक्शन हो गया, फिर वो वॉर हुआ, फिर बीच बीच में ट्रबल्स आई, फेमिन आया, ड्राउट आया, इमरजेंसी आया, तो लोगों ने कहा कि अब जहाज डूबेगा, अब जहाज डूबेगा, अब जहाज डूबेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं अभी तक तो थैंकफुली, ठीक है, क्योंकि हमारे नेबर में क्या हो रहे थे उस टाइम, पाकिस्तान में मिलिट्री रूल बार बार, है ना, ऐसे बांग्लादेश में चल रहा था, ठीक है, तो कंडीशंस ठीक नहीं थी साउथ एशिया में, बट इंडिया समहाउ, है ना, मैनेज्ड। तो ये उसका इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है। कल मैंने आपको कहा था ना, एक पुरानी, ये एंगस मेडिसन ने कहा था कि भाई 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, तो इंडिया चाइना का शेयर वाज ऑलमोस्ट 40-50% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, जो बाद में घट के, है ना, इवन 1700 में व्हेन मुगल्स वर स्टिल, है ना, देयर, उसमें इंडिया का जो शेयर था वर्ल्ड जीडीपी में, दैट वाज अराउंड 25-24%, जो कि इंडिपेंडेंस के टाइम में हार्डली। तो ये, है ना, इंडिया का डिटीरियोरेशन हुआ बिकॉज ऑफ द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय द ब्रिटिश। तो ऐसा नहीं था, है ना, वी वर वंस ए पावर टू, है ना, रेकन विद, ठीक है, वी वर दी वंस कॉलिंग शॉट्स, लेकिन अब ऐसा नहीं था, वो पुराने टाइम की बात होगी, वंस अपॉन ए टाइम। सो ये सिचुएशन थी, जितना डिम सिचुएशन हो सकती उतना डिम सिचुएशन थी। तो पीएम अपने रहे हैं पहले मनमोहन सिंह, उन्होंने भी जैसे कहा है कि भाई, है ना, ब्रिटिशर्स जिनका सूरज नहीं डूबता था, दे यूज्ड टू, उनके जो वो कोहिनूर था ना महारानी के, और उनकी बहुत सारी कॉलोनीज थी, जिसमें से सबसे प्रॉफिटेबल कॉलोनी कौन सी थी, इंडिया, है ना, इंडिया वाज द मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉलोनी। सो द ब्राइटेस्ट ज्वेल इन द ब्रिटिश क्राउन वाज द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, है ना, एट द बिगिनिंग ऑफ द 1900s। सही बात है ना, हम लोग ब्रिटिश रूल उसमें थे ना 1900s के बिगिनिंग में, ठीक है। तो ये फेमिन वगैरह बंगाल में, है ना, ये कंडीशंस के साथ, है ना, वी डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया हमने, कि कौन सा मॉडल लेना है, कैपिटलिस्ट लेना है कि सोशलिस्ट लेना है या कम्युनिस्ट लेना है। तो कौन सा वाला मॉडल लिया हमने, फ्री मार्केट, छोड़ देंगे सब कुछ मार्केट के ऊपर, या गवर्नमेंट विल हैव ए एक्टिव रोल, कि भाई क्या प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस नहीं करना है। तो हमने कौन सा वाला मॉडल लिया, स्टेट, है ना, लेड या स्टेट सपोर्टेड इकोनॉमिक मॉडल हमने लिया, ठीक है। तो वी विल नॉट अलाउ यूएस की तरह, जहां पे फ्री मार्केट फोर्सेस हैं, है ना, प्राइवेट प्लेयर डिसाइड करेंगे कौन से गुड्स बनेंगे नहीं बनेंगे, जो अब इंडिया में हो रहा है मोर एंड लेस। लेकिन तब नहीं, है ना, तब हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। तो वी हैव टू प्लान कि वॉशिंग मशीन ज्यादा जरूरी है कि, है ना, बेसिक गुड्स की इंडस्ट्री ज्यादा जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जरूरी है,
है ना, कोल ज्यादा जरूरी है या फिर कंज्यूमर गुड्स ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप मार्केट में छोड़ देंगे तो वो वाली चीज प्रोड्यूस करेंगे जो प्रॉफिटेबल है ना, वो चीज प्रोड्यूस नहीं करेंगे जो प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में फिर आपकी बात बनेगी नहीं। दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड कि वी विल गो फॉर जो सोवियत रशिया वाला जो मॉडल है उससे हम लोग बोरो करेंगे। ठीक है, तो हमने कौन सा मॉडल बोरो किया, सोवियत रशिया वाला, क्योंकि हमने देखा कि जब से वहां पे बॉल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था जार्स के बाद में, उन्होंने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। तो उस टाइम जब नेहरू, मैंने कहा ना नेहरू ऑलवेज हैव ए ग्लोबल आउटलुक, तो वो गए जैसे आपके लंदन गए या है ना यूरोप में रहे बहुत टाइम, स्विट्जरलैंड में रहे है ना, एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ टाइम फॉर वेरियस रीजंस। तो उन्होंने देखा कि भाई यूएसएसआर जो एक बैकवर्ड कंट्री था, एग्रेरियन कंट्री था, उसने तो जबरदस्त है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। और वो उसका मेन कारण क्या था कि वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई और स्टेट ने सारे रिसोर्सेज अपने कंट्रोल में लिए और दे डिसाइडेड थ्रू 5 ईयर प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग के थ्रू डिसाइड किया कि कौन सी चीज बनेगी नहीं बनेगी। ठीक है, स्टेट ने उसमें एक्टिव रोल प्ले किया और उसका रिजल्ट दुनिया के सामने था। तो दैट इज वाई वी वर, है ना, मतलब इन वी वर इन ऑ ऑफ, कह सकते हैं, सोवियत मॉडल विच वॉज द स्टेट सपोर्टेड या स्टेट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसका मेन कंपोनेंट था प्लानिंग, 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, सो ये हमने मॉडल अपनाया, द स्टेट्स अपर हैंड ओवर इंडिविजुअल एंटरप्राइज। तो स्टेट विल डिसाइड कौन सी इंडस्ट्री किस क्वांटिटी में कितने गुड्स बनेंगे, किस प्राइस पे बिकेंगे, कैसे उसका क्या करना है। ठीक है, इंडिविजुअल इनिशिएटिव या प्राइवेट प्लेयर विल हैव वेरी लिटिल से, बहुत कम, वो हम बताएंगे है ना, कोई छोटा मोटा एरिया है उसमें, बाकी गवर्नमेंट विल डिसाइड। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नेहरू डेवलपमेंट मॉडल है ना एनविसाज्ड ए डोमिनेंट रोल ऑफ द स्टेट एज एन, है ना, ऑल परवेसिव एंटरप्रेन्योर एंड फाइनेंशियल। ठीक है, तो स्टेट ही पैसा उपलब्ध करवाएगा, है ना, जिसमें इंडस्ट्री में पैसा चाहिए स्टेट ही डिसाइड करेगा कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्रीज लगेंगी, है ना, रिमोट एरियाज में, बैकवर्ड एरियाज में। ठीक है, कौन सी इंडस्ट्रीज पे फोकस करेंगे इनिशियल डेज में, कितना पैसा देना है किस इंडस्ट्री को, वो स्टेट विल डिसाइड। इसके लिए एक फ्रेज यूज होता था उस टाइम में, दैट द स्टेट शैल ऑक्यूपाई कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी, है ना, ये आपका फ्रेज है उसमें एनसीईआरटी में, कि व्हेन यू से कि वी अडॉप्टेड ए सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी इनिशियल डेज में, तो उसका ये है कि स्टेट सबसे ऊपर बैठा होगा, या जो मेन मेन इंडस्ट्रीज हैं, हैवी बेसिक इंडस्ट्रीज हैं, वो स्टेट के कंट्रोल में होंगी, नॉट द प्राइवेट प्लेयर्स। और जो प्राइवेट प्लेयर के हाथ में है भी, एयरलाइंस है, कोल इंडस्ट्री है, बैंक्स है, उसको भी हम क्या कर देंगे, नेशनलाइज कर देंगे, है ना, धीरे धीरे, या नया अलाउ नहीं करेंगे, स्टेट ही ओपन करेगा जो करना है। ठीक है, द स्टेट विल वुड ऑक्यूपाई कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी। सो द फ्रेज कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी हमने कहां से बोरो किया है, सोवियत यूनियन से बोरो किया है। सोवियत यूनियन में बोल्शेविक रेवोल्यूशन आया एंड कम्युनिज्म की वहां पे फाउंडेशन हुई, तो उसके पीछे किसका हाथ था, व्लादिमीर पुतिन का, नहीं, लेनिन का। ठीक है, एज ए सोवियत लीडर। तो इस टर्म का क्या मतलब होता है, कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी, स्टेट के कंट्रोल में रहेगा, मींस जो इकोनॉमी के जो, है ना, मेजर पार्ट्स हैं, बैंकिंग, ऑयल, रेल रोड्स, स्टील, उस जमाने के हिसाब से, अब तो एआई भी हो सकता है, बट उस जमाने की बात हो रही है। ठीक है, वो सब किसके कंट्रोल में रहेंगे, अंडर द कंट्रोल ऑफ द सोसाइटी या स्टेट या, है ना, गवर्नमेंट। ठीक है, नॉट द प्राइवेट प्लेयर्स, एंड दे विल डिसाइड, है ना, दे विल कॉल द शॉट्स। ठीक है, तो यहां से क्लियर हो गया, वी विल हैव ए स्टेट लेड मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, स्टेट लेड मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हमने अडॉप्ट किया, वी अडॉप्टेड ए सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ, है ना, सोसाइटी, जिसमें, है ना, हम लोग आगे अभी बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो कॉन्टेक्स्ट उसका क्लियर है ना, यूएसएसआर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पॉवर्टी को ओवरकम किया, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, हम लोग भी सेम सिचुएशन में थे, हमने कहा कि बेस्ट मॉडल यही है ना, यही कॉपी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, और अकॉर्डिंगली फिर हमने जो जो उन्होंने किया वो हमने किया। तो उसमें पहला जो चीज है ना, जो पहला जो चीज है, आ, ठीक है, ये वही चीज है। ठीक है, हाँ, सो द आइडिया ऑफ स्टेट ऑक्यूपाइड कमांडिंग आर्ट्स ऑफ द इकोनॉमी वाज इंस्पायर्ड बाय सोवियत रशिया, है ना, विच इज अ मॉडल ऑफ स्टेट सपोर्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, जवाहरलाल नेहरू इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर प्रपोज्ड दैट, ना, वगैरह वगैरह, हो गई चीजें। अब उस पे आते हैं, पहले उस पे आते हैं, पहला बजट, इंडिया का पहला बजट, है ना, इंडिया का पहला बजट। तो उसमें आपको सब चीजें देखने को मिलेंगी जो हमने अभी डिस्कस की हैं।
तो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित नेहरू, है ना। और उनके पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? है ना, ये आर के, है ना, चेट्टी, है ना, शान मुखम चेट्टी। ठीक है, द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो जनरली उस टाइम में सब इसी तरह के लोग होते थे, लॉयर होते थे, इकोनॉमिस्ट होते थे, है ना, या कोई एक्स सिविल सर्वेंट रहा होगा अंग्रेजों के जमाने में, है ना, इस तरह के लोगों को अच्छी पोस्ट मिलती थी। ठीक है, तो इनको इन्होंने क्या बनाया, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। नेहरू गवर्नमेंट में पहला एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? हाँ, अबुल कलाम आजाद। पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे? बी आर अम्बेडकर तो नहीं थे? ठीक है, पहले, हाँ ये चीजें हो गई। इंडिया के पहले डिप्टी पीएम कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, डिप्टी पीएम, क्योंकि दो लोग इक्वल स्टेचर के थे, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम पीएम बन जाओ, एक ही जना पीएम बन सकता है, तो मैं डिप्टी पीएम बन जाता हूँ वाली चीज हो गई। ठीक है, हाँ, तो वो तो चलो पॉलिटिक्स की चीज हो गई। सो पहला बजट पेश हो गया, और जो पहला इनिशिएटिव है ना, स्टेट सपोर्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, या जो सोवियत मॉडल हमने अपनाया, उसमें पहला स्टेप क्या है, जो सोवियत यूनियन का है, कि वी विल हैव ए प्लानिंग कमीशन, जो प्लान करेगा चीजों को, रिसोर्सेज को, है ना, वो बताएगा कितना क्या खर्च करना है, किस डायरेक्शन में, है ना, वो गाइड करेगा पूरा इकोनॉमी को। और उसके चेयरमैन कौन होते हैं प्लानिंग कमीशन के? प्राइम मिनिस्टर, है ना, हुसोएवर इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। अब वो नीति आयोग हो गया, नीति आयोग के चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, सो पहला प्लानिंग कमीशन हमने बनाया। ठीक है, अब काम शुरू हो गया हमारा, और 1950 में हमने बॉडी बनाई, प्लानिंग कमीशन, और 15 मार्च 1950 को। और पहला जो 5 ईयर प्लान आएगा वो कब आएगा? 1951 में। तो 5 साल चलेगा, 1951 से 56 तक। और नेक्स्ट 5 ईयर प्लान 1956 से लेके 61 तक। और नेक्स्ट 5 ईयर प्लान 1961 से लेके 66 तक। और नेक्स्ट 5 ईयर प्लान बीच में एनुअल प्लान, है ना। उस टाइम कंडीशन इतनी खराब हो जाती है कंट्री की, चाइना चाइना के साथ वॉर, पाकिस्तान के साथ वॉर, फेमिन है, ड्राउट है। तो थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद थोड़ा सा ब्रेक, है ना, पहले खाने पीने का तो कुछ करें, बाद में देखेंगे, है ना, प्लानिंग। बीच में वो ब्रेक आते हैं, बीच बीच में एनुअल प्लान्स, है ना, प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो पहले 3 5 ईयर प्लान तो आपके, है ना, नॉर्मल चल रहे हैं, नेहरू वॉज देयर तीनों के तीनों टाइम। ठीक है, सो इंडिया सेटअप द प्लानिंग कमीशन इन 1950 टू ओवरसी द एंटायर रेंज ऑफ प्लानिंग, वही रिसोर्स एलोकेशन, मोबिलाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, और कहां से बोरो किया? यूएसएसआर से बोरो किया। इतना ही है कि ये अपना जो भी इनका कैबिनेट है, इसके साथ बैठ के जो भी ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई कैसे क्या, है ना, आगे का चार्टर, कोर्स चार्टर करना है। ठीक है, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, उसके चेयरमैन पीएम है पंडित, हाँ, नेहरू हैं। ठीक है, ये सब चीजें हैं। और उसमें डिसाइड हो गया है, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी से चलेंगे, स्टेट विल टेक द लीड, नॉट द प्राइवेट प्लेयर्स। ठीक है, सो इंडिया का पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च होता है। उसका फोकस किस पे? पहले पेट भरना है ना, सबको खाना देना है, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। तो एग्रीकल्चर पे है, सेकंड वाले का इंडस्ट्रियलाइजेशन पे रहेगा। ठीक है, पहले वाले का किस पे? एग्रीकल्चर पे है, इरिगेशन पे है। द आइडिया इज टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल आउटपुट या प्रोडक्शन। ठीक है, एज इंडिया, क्यों? क्योंकि, है ना, हमारे पास खुद के पास तो है नहीं अनाज, तो वी वर इम्पोर्टिंग दूसरे कंट्री से। अब बाहर से अगर आप इम्पोर्ट करोगे तो क्या चाहिए आपको? रुपीज में तो आप पेमेंट कर नहीं सकते, यू नीड फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर वगैरह। ठीक है, डॉलर इस काम के लिए यूज करेंगे तो फिर बाकी काम कैसे करेंगे, है ना, बाकी जो इंपोर्ट करना है, हमें ऑयल करना है या नया कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करने हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं तो कहीं ना कहीं फूड जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं कम करना पड़ेगा, और हमारा फॉरेन एक्सचेंज का सेविंग्स हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीपल रीजन है इसके। एज इंडिया वॉज लूजिंग प्रेशियस फॉरेन रिजर्व्स ऑन फूड ग्रेन इंपोर्ट्स, इट वाज, अच्छा, पहला जो 5 ईयर मॉडल, पहले जो दो प्लान है वो किस पर बेस्ड है? इस पर बेस्ड है, हेरोड डोमर मॉडल। ठीक है, पहले दो 5 ईयर प्लान है, ये कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं छोटे मोटे एग्जामों में, है ना। प्री में तो, इसमें तो आएगा नहीं यूपीएससी में, क्योंकि अब ये छोटी चीज है।
बट है ना बाकी के जो एग्जाम्स हैं या वैसे भी पता होना चाहिए, तो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहले जो दो 5 ईयर प्लान है किस पे बेस्ड है ना, ये जो इकोनॉमिस्ट है इनका नाम है हेरेट डोमर मॉडल पे। इसका कहने का मतलब ये है कि भाई लोग जितना ज्यादा सेविंग करेंगे ना, उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे कंट्री के अंदर, ठीक है, ये सब चीजें। सो हेरेट डोमर मॉडल सोड टू बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ, कैसे बढ़ाएंगे इंडिया की, थ्रू सेविंग्स, एंड फिर उस सेविंग को हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। द प्लान वॉज ए सक्सेस। क्यों? क्योंकि हमने टारगेट रखा था इकोनॉमिक ग्रोथ का कितना, मीजली 2.1%, और हमने कितना अचीव किया, 3.6%। तो टारगेट अचीव, इसका मतलब इट वाज ए सक्सेस, है ना, हेरेट डोमर मॉडल। कुछ कमियां भी थी धीरे धीरे, है ना, बट इनिशियल जो हमने ग्रोथ का टारगेट लेकर चला वो, और ये तो हो गया हेरेट डोमर मॉडल। लेकिन इस पूरे एक्सरसाइज को, है ना, गाइड कौन कर रहा है, नेहरू गाइड कर रहे हैं, और उनके साथ ए फेमस स्टेटिस्टिशियन इज देयर, पीसी प्रसन्ना चंद्रा, है ना, प्रसन्नता चंद्रा, पीसी महाला नोबिस। तो मैं हाला नोबिस मॉडल, मैं हाला नोबिस, ठीक है। तो ये इंडियन गाय है ना, इसमें जो पूरी चीजों को देख रहा है ना, इज ए स्टैटिस्टिशियन फेमस। ये बहुत सारे इनिशियल डेज में बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आईएसआई है जैसे, है ना, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है कलकत्ता में और कई जगह पे है ना, दिल्ली में भी है, उसका फाउंडेशन ये लोग रखेंगे इनिशियल डेज में, ठीक है। सो ये पूरा, इस पूरी एक्सरसाइज को गाइड कर रहे हैं कि भाई कौन सा मॉडल कैसे क्या करना है चीजों को। प्लस ग्लोबल लेवल से, है ना, अमेरिका से इकोनॉमिस्ट आ रहे हैं, वो देखना चाहते हैं भाई इंडिया नया नया इंडिपेंडेंट हुआ, ये लोग कैसे मैनेज करेंगे। दे आर ऑफरिंग हेल्प ना, बाकी के कंट्रीज से भी आ रहे हैं, पोलैंड से आ रहा है कोई, चेकोस्लोवाकिया से आ रहा है ना, दे आर ऑल्सो स्टडिंग इंडिया, है ना, इकोनॉमिस्ट लोग स्टडी करते हैं और अपना अपना इनपुट दे रहे हैं कि भाई आप थोड़ा सा ऐसे करो, थोड़ा सा वैसे करो, ठीक है। तो वो चीजें तो बैकग्राउंड में चल ही रही हैं। तो 5 ईयर प्लान हमने अपना लिया, लेकिन देयर वाज अ क्रिटिसिज्म आल्सो 5 ईयर प्लान्स का, है ना। देखिए मल्टीपल पॉलिसी ऑप्शंस थे, हाइंडसाइट में आप कह सकते हो कि भाई, है ना, 5 ईयर प्लान या इस तरह का जो सोशलिस्टिक मॉडल है वो इतना सक्सेसफुल नहीं है या नहीं है। बट उस टाइम में जो बेस्ट था वो यही था हमारे पास। तो उस टाइम में भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आप स्टेट को अपर हैंड ना देने की बजाय मार्केट को अपर हैंड दो, है ना, मार्केट को डिसाइड करने दो, प्राइवेट प्लेयर्स को डिसाइड करने दो। तो कुछ लोगों ने एक पार्टी बनाई नेहरू से नाराज होके कि भाई ये नहीं, है ना, हमें क्या चाहिए, फ्री मार्केट चाहिए, है ना, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। उन्होंने मिलकर कौन सी पार्टी बनाई, स्वतंत्र पार्टी बनाई, स्वतंत्र, है ना, एकदम फ्री रहना है, ठीक है। तो सी राजा गोपालाचारी और कुछ लोग और थे, है ना, जो पहले कांग्रेस में थे, उन्होंने अपना एक अलग पार्टी बनाया जिसको कहते हैं स्वतंत्र पार्टी। ये 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। हाँ, सो उस टाइम में भी पीपल वर क्रिटिसाइजिंग 5 ईयर प्लान। कौन थे मेनली, जो फ्री मार्केट के सपोर्टर्स थे, ठीक है, इंडिया में जैसे बी आर शेनॉय थे, प्लस पार्टीज लाइक स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी के और कौन कौन मेंबर थे, देखो कौन कौन थे। सी राजा गोपालाचारी तो आपको मालूम है ना, मद्रास के सीएम बने थे, ठीक है, एक टाइम में। सी राजा राजा गोपालाचारी का एक इंपॉर्टेंस और है, इंडिया के पहले क्या है वो, गवर्नर जनरल है क्या। माउंट बेटन के बाद कौन बने गवर्नर जनरल, सी राजा गोपालाचारी, ठीक है, इंपॉर्टेंट फिगर है ना, ठीक है। सो हाँ, सो इन्होंने नाराज हो गए भाई, नेहरू इज, देखिए नेहरू इज नॉट द ओनली पर्सन उस टाइम में ना, फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं। नेहरू इज जस्ट वन अमंग, है ना, फर्स्ट अमंग द इक्वल्स आप कह सकते हो। सरदार पटेल है ना, सी राजा गोपालाचारी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ना, गांधी की चलो डेथ हो जाती है, और बहुत सारे प्लेयर हैं, मुरारजी देसाई हैं। तो बड़े बड़े लोग हैं, नेहरू अकेले नहीं है, तो उनको क्रिटिसाइज करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, है ना, ठीक है। वो भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं या वो एक ऑल्टरनेटिव, है ना, प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। तो इनका आइडियोलॉजिकल आपस में चलता रहेगा, नेहरू का और बाकी लोगों का आपस में झगड़ा हमेशा, ठीक है। सो ये अपना एक अलग पार्टी बनाते हैं, स्वतंत्र पार्टी, है ना, जो स्टेट लेड मॉडल को अपोज करते हैं और क्या कहते हैं, वी वांट फ्री मार्केट्स, ना, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, प्राइवेट प्लेयर शुड, है ना, टेक द इनिशिएटिव नॉट द स्टेट। तो ये चीज चलती रहती है बैकग्राउंड में, बट मेनली वी अडॉप्टेड स्टेट लेड, है ना, इकोनॉमिक, स्टेट ही लेगा जो इनिशिएटिव लेगा, ठीक है। सो ही वाज एन एडवोकेट ऑफ, बी आर शेनॉय वाज एन एडवोकेट ऑफ फ्री मार्केट, है ना, लिबरलिज्म। उन्होंने कहा कि भाई ये जो, है ना, ये सब इसका हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है बेसिकली, जब आपके पास पैसे नहीं है तो आपका जो
डिफरेंस है ना, खर्चा ज्यादा कर रहे हो, नया नया देश आजाद हुआ, पैसे हैं नहीं, तो यू आर प्रिंटिंग नोट्स, और उससे फिर आप है ना खर्चा कर रहे हो, तो विच इज नॉट ए गुड थिंग, क्रिटिसाइज करते हैं। प्लस इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स कम हो रहे हैं, एक्सटर्नल पेमेंट का क्राइसिस बनना शुरू हो गया है ना, बीओपी क्राइसिस आते रहेंगे, सबसे बड़ा आएगा 1991 में, उससे पहले भी शुरू हो जाएंगे, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि है ना हमारे एक्सपोर्ट्स इतने नहीं है, हम दुनिया से कहते हैं कि भाई हम लोग तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, जो बनाना है घर में बनाएंगे, ठीक है, तो वो चीजें इतनी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन जो भी हमारा विजडम है हमने उस हिसाब से उस टाइम में इन चीजों को किया। ही वॉज ऑल्सो क्रिटिकल ऑफ नेहरू गवर्नमेंट्स प्रेफरेंस फॉर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इनिशियल डेज में हमने क्या किया कि भाई हमने ये कहा कि जो चीज हमें चाहिए ना वो हम यहीं बनाएंगे, है ना, ठीक है, बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों? बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो हमारा पैसा खराब होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खराब होते हैं, हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, ठीक है। तो इनवर्ड लुकिंग जो ओरिएंटेशन, अब ऐसा नहीं है, आईफोन बाहर से आता है, गाड़ियां बाहर से आती हैं, है ना, बहुत सारी चीजें बाहर से आते हैं, और हम भी बाहर एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। तो जो चीज हमें जहां बेटर मिलती है, इंडिया में सस्ता है तो इंडिया में, वरना हम बाहर बनाएंगे, बाहर से मंगवा लेंगे। पहले ऐसा नहीं था, पहले हमारा फोकस था सब चीजें घर में बनाएंगे, ठीक है, तो वो उस चीजों का नुकसान हुआ इंडिया को, ठीक है। सो ये सब चीजें हमने इग्नोर करी उस टाइम में, इनकी जो एडवाइस थी, लेकिन अब हमने इसको धीरे 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 देखा कि नहीं, कुछ चीजें सही हैं, है ना, तो अब लोग हमने इन चीजों का भी यूज किया है, ठीक है। अब हम लोग इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन नहीं करते हैं, अब तो फ्री मार्केट है इंडिया में मोर और लेस, है ना, आपको यहाँ वाला लावा खरीदना है कि आईफोन खरीदना है, आपके ऊपर है ना, कोई उसमें सरकार नहीं कहती आपको, ठीक है। ये सब चीजें हैं, जो आपको गाड़ी खरीदनी है आप गाड़ी खरीद सकते हो, जो ठीक है। तो पीसी मालानोबिस का इंपॉर्टेंट रोल है, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था, ही वाज ए इंपॉर्टेंट नेम, है ना। तो सेकंड 5 ईयर प्लान आपका 56 से 61, पहला 51 से 56, नेक्स्ट इज 56 से 61। इट वाज बेस्ड ऑन मालानोबिस मॉडल दैट एडवोकेटेड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहले वाले का फोकस था एग्रीकल्चर पे, इरिगेशन पे, इसका फोकस है इंडस्ट्री के ऊपर, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर साइडलाइन हो जाएगा, और जैसे साइडलाइन होगा क्या होगा, अक्यूट क्रॉनिक फूड शॉर्टेजेस देश के अंदर, है ना, उससे हम लोग जूझते ही रहेंगे, कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं, पैसे तो लिमिटेड है ना, क्या क्या करें उसमें, ठीक है। तो क्या है पीसी मालानोबिस, ही वाज द चीफ एडवाइजर टू दी प्लानिंग कमीशन फ्रॉम 55, उन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बनाया, वगैरह वगैरह बनाया, ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न, है ना, इन इंडिया, ठीक है, ही वाज एन, ठीक है, इन्होंने यही बोला कि भाई हम जो चीजें घर पे बनाएंगे, है ना, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करेंगे, इसका मतलब एक तरह से स्वदेशी या सेल्फ रिलायंट बनेंगे हर चीज में जहां तक हो सकता है, ठीक है। अब ये पॉलिसी नहीं है अपनी, है ना, नाउ हमको जो जहां से बेस्ट मिलता है वहां से लेते हैं, क्योंकि उसमें रिसोर्सेस खराब हो रहे हैं, ठीक है। सो सेकंड 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान पहले डिसाइड हो गया है, स्टेट ही लीड करेगा। सेकंड 5 ईयर प्लान में आगे आके हम उसको और क्लैरिफाई कर देते हैं, है ना, कांग्रेस का सेशन होता है अवधि के अंदर, वहां पे वो डिक्लेयर करते हैं कि वी विल अडॉप्ट ए सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, वो पहले से भी है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, उसमें थोड़ा और क्लैरिफाई कर देते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान में, ठीक है। तो सेकंड 5 ईयर प्लान और जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है 1956 का, एक 48 में आता है, 56 में आता है, तो 56 वाला आता है कांग्रेस का जो डिक्लेरेशन अवधि जो सेशन होता है 1955 में, जिसमें वो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं, मतलब सोसाइटी के कंट्रोल में रहेंगे रिसोर्सेस, उसको फिर सरकार अपनी पॉलिसी में भी इंप्लीमेंट करती है इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956, है ना, विच इज ऑल्सो नोन एज द इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक तरह से आप कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स, है ना। सो द पेव्ड द वे फॉर पब्लिक सेक्टर बड़ा होता जाएगा, गवर्नमेंट का रोल बड़ा होता जाएगा, और हर चीज में क्या चाहिए आपको, नया कंपनी शुरू करना एज ए प्राइवेट प्लेयर, तो क्या चाहिए, सरकार से लाइसेंस चाहिए, तो धीरे धीरे क्या आता जाएगा देश में, लाइसेंस इंस्पेक्टर राज आता चला जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपको, अब वो गुरु मूवी देखते हैं ना, उसमें वो यही सब चीजें हैं, है ना, पैसे दे के पैसे लेके, है ना, मैनेज करना चीजों को, लाइसेंस लेना, आपको नई फैक्ट्री शुरू करनी है, आपको आउटपुट बढ़ाना है, तो भी सरकार से क्या चाहिए, परमिशन चाहिए, लाइसेंस चाहिए, ठीक है। तो ये खेल शुरू हो जाएगा अब, जिसमें ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाएगी एक तरह से। क्यों? है ना, अभी क्या है, अभी कोई नहीं चाहिए, अभी सब, आपको जो कंपनी शुरू करना आप कर सकते हो, पैसा होना चाहिए आपके पास, पहले ऐसा नहीं था, पैसा होते हुए भी यू हैव टू टेक लाइसेंस और परमिट फ्रॉम दी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट विल ऑक्यूपाई द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी, है ना, आपको शुरू नहीं करने देगी सरकार, सरकार विल डिसाइड क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि वी हैव अडॉप्टेड ए सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के कंट्रोल में रहेंगे रिसोर्सेस। तो इस
जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था 1956 का, उसमें और क्लैरिफाई कर दिया हमने। टोटल जो इंडस्ट्रीज हैं देश के अंदर, उसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक तो वो जो स्ट्रिक्टली स्टेट के कंट्रोल में है ना, आप नहीं शुरू कर सकते, आपको परमिशन नहीं है, पहला ग्रुप। इंडस्ट्रीज ऑफ बेसिक एंड स्ट्रेटेजिक नेचर की, जैसे कोल हो गया, स्टील हो गया, है ना, आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज, आयरन ओर हो गया, ठीक है, वो कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली इन दी पब्लिक सेक्टर। कुछ इंडस्ट्रीज और थी, ठीक है, जिसमें है जो है वो प्राइवेट की, अब नया नहीं शुरू करना है, ठीक है, अब आगे जो करेगा वो स्टेट करेगा। थर्ड ग्रुप वो था जिसमें कंज्यूमर गुड्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, प्राइवेट प्लेयर भी कर ले तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट मेनली सोसाइटी और द स्टेट विल कंट्रोल। व्हेन आई से सोसाइटी ना, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी से मेरा मतलब यहाँ पे आपकी और हमारी बात हो रही है, मतलब प्राइवेट प्लेयर के हाथ में नहीं होंगे रिसोर्सेज, एज ए होल हम लोगों के हाथ में होंगे, है ना, कंट्री के हाथ में होंगे, सरकार के हाथ में होंगे, सोसाइटी के हाथ में होंगे, दैट इज व्हाट वी मीन, है ना, ठीक है, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, सोशलिस्ट वाला, ये चीजें, ठीक है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि ऑल दो 5 ईयर प्लान है, स्टेट लेड इकोनॉमिक मॉडल हमने अपना रहे हैं, उसको और एम्फोसाइज कर रहे हैं हम लोग गोइंग फॉरवर्ड, कि नहीं, ये देखो तीन ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ये तो बिल्कुल स्टेट के कंट्रोल में है, ठीक है, तो मेनली सारे स्टेट के कंट्रोल में है जो भी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है, बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज, और ये एम्फोसिस बढ़ता जाएगा। अब मैंने आपको कहा ना कि इंडिया जिस सर्कमस्टांसेस में बॉर्न हुआ, इंडिया वाज एक्सट्रीमली पुअर, चैलेंजेस हैं, टेक्नोलॉजी चाहिए, मैन पावर नहीं है, स्किल्ड मैन पावर नहीं है ना, कौन कौन करेगा रिसर्च, है ना, कौन इंडस्ट्रीज को लीड करेगा, टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगा? तो हम लोग क्या करेंगे, टेम्पल बनाना शुरू करेंगे, मंदिर बनाना शुरू करेंगे। कौन से वाले? वो वाले नहीं जो अभी चल रहे हैं, वो वाले नहीं, वो तो बहुत है हमारे पास। टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, मतलब क्या चाहिए देश को? नए देश को बिजली चाहिए, एग्रीकल्चर को क्या चाहिए? पानी चाहिए, ठीक है, तो हम लोग क्या बनाएंगे, भाखड़ा नांगल डैम जैसे बहुत सारे डैम्स बनाएंगे, है ना, जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स होंगे, यानी कि नेविगेशन भी है ना, इरिगेशन भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो रही है, फ्लड भी कंट्रोल हो रहे हैं। तो जो ये जो टर्म जो आता है टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये टर्म फर्स्ट टाइम कहाँ यूज होता है? व्हेन पंडित नेहरू इज इनॉग्रेटिंग भाखड़ा नांगल डैम, हिमाचल प्रदेश में, है ना, ठीक है, कौन सी रिवर पे है? कौन से, देख के बताओ कौन से रिवर पे है? सतलज पे है, रवि पे है, व्यास पे है, चेनाब पे है, झेलम पे है, इंडस पे है, 6 नदियां है ना वहां पे, या चेनाब पे है? सतलज, सतलज पे है, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, सो वहां जब हम लोग, है ना, क्लियर है कि डैम्स बेसिक, है ना, हैवी इंडस्ट्रीज का पार्ट है, एक तरह से आप कह सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, इसके बिना देश आगे नहीं बढ़ेगा, ये क्लियर है नेहरू को, क्योंकि नेहरू का हमेशा फोकस किस पे रहा है? बाहर पढ़ाई करी, कैम्ब्रिज में पढ़ाई करी, इन्होंने क्या फोकस का, आपकी मेरी ड्यूटी क्या है? साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाना है, ठीक है, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट में टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया इन्होंने बनाए। इसमें क्या क्या आता है? देश को क्या चाहिए, है ना, देश को 1947 50 60 के देश को क्या चाहिए? उसको चाहिए स्टील प्लांट चाहिए, उसको आईआईटीज चाहिए, उसको रिसर्च इंस्टीट्यूट चाहिए, ये चाहिए उसको अगर देश को आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने एक टर्म कॉइन किया, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। जैसे पहला जो टेम्पल बनता है वो है भाखड़ा नांगल डैम, ठीक है, तो ये हम खुद नहीं बनाएंगे, ऑल दो वी आर ए नॉन अलाइंड कंट्री, बट दैट डजंट मीन कि हम लोग हेल्प नहीं लेंगे लोगों की, तो जिस जो हमें हेल्प करेगा, जो हमारे लिए बेस्ट है, डिपेंडिंग अपॉन मेरिट्स ऑफ द केस, हम उससे बात करेंगे। तो जर्मनी को से को ठेका देंगे राउरकेला के अंदर प्लांट बनाने का, स्टील प्लांट बनाने का, ठीक है, वहां पे जैसे ओर वगैरह मिलता है ना आपका, आयरन ओर, ये सब चीजें मिलती हैं आपकी इस वाले एरिया में, झारखंड उड़ीसा, है ना, जो बीच वाला एरिया है। और वाइल रशिया और ब्रिटेन से, है ना, भिलाई में बनेगा, एक एक प्लांट वहां बनवाएंगे, मतलब भिलाई में बनेगा, ब्रिटेन से दुर्गापुरा में बनेगा, और बहुत सारे प्लांट बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो ना आप, जैसे ब्रिटेन है कैपिटलिस्ट कैंप में, रशिया कम्युनिस्ट में, है ना, ये रशिया कौन सा वाला रशिया? सोवियत रशिया, आज वाला रशिया नहीं। इसके अलावा हम लोग आईआईटीज बनाएंगे, तो एक आईआईटी खड़गपुर एक कंट्री बनाएगा, एक एमआईटी बनाएगा, तो एक सोवियत रशिया बनाएगा, ठीक है, तो सबकी हेल्प से वी विल फॉर्म आईआईटीज, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली। तो ये क्यों चाहिए? क्योंकि अल्टीमेटली आपको और हमें क्या चाहिए ना, इंजीनियर्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, ठीक है, तो ये जरूरी है।
प्लस बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनेंगे, लैब्स बनेंगी, CSIR वगैरह वगैरह, है ना, जो भी आजकल आप बड़े बड़े नाम सुनते हो। एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनेगा, है ना, फॉर दी पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसरो बनेगा, है ना, विक्रम साराभाई जैसे लोग आएंगे। आपके बाबा एटॉमिक रिसर्च, ये सब बनेंगे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बनेगा। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन ये नहीं है ना, कि भाई वो उसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर पैदा करने, नहीं, उसमें डिमांड ऐसी है देश की, तो उस हिसाब से हमने प्लानिंग किया है चीजों का। ठीक है, तो ये बागरानांगल डैम का ही इज इनॉग्रेटिंग, एंड दैट इज वेयर व्हेन ही फर्स्ट टाइम इन्वोक्स द टर्म टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये टर्म मैंने इसलिए बोला कि ये सबको मालूम है, तो अपने को भी मालूम हो, आप जाके देखना है इसको। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। ठीक है, वी हैव स्टार्टेड विद द 5 ईयर प्लान्स। धीरे 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 स्टेट का हस्तक्षेप बढ़ते जा रहा है इन एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, है ना। प्राइवेट प्लेयर को हमने छोटा रोल दे रखा है, लेकिन जैसे जैसे स्टेट का रोल ज्यादा है, दैट डजंट मीन कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। प्रॉब्लम्स, इनएफिशिएंसीज भी बिल्ड होना शुरू हो जाएंगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हमको बार बार यही आएगा, खाने का। दूसरा, कोई भी चीज बाहर से मंगवानी है, ऑयल वगैरह मंगाना है, तो डॉलर्स चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हमें बार बार आता रहेगा, है ना। ये हमारे साथ बार बार प्रॉब्लम होगी, है ना। जिसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, वो बच्चा बार बार बीमार होता है ना, जब तक कि एक बार, ठीक है, उसके, तो ये सब चीजें चलती रहेंगी साथ साथ। इसी प्रोसेस में, है ना, नेहरू लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है इंडिया में आज तक के। ठीक है, इसी प्रोसेस में चाइना के साथ वॉर होगा 19, ये तो चल रहा है, और ऊपर से ग्लोबल लेवल पे अलग इश्यूज आ रहे हैं हमें। 1962 में, है ना, बॉर्डर डिस्प्यूट हमारा चाइना के साथ हमेशा से है। 62 में वॉर होगा चाइना के साथ, उसमें हम लोग वी विल बी, है ना, बहुत बुरी हार होगी हमारी एक तरह से। चाइना बहुत आगे तक आएगा, और सडनली ही विल डिसाइड, चाइना विल डिसाइड कि वो पीछे हट जाएंगे, बट, है ना, बाय दैट टाइम डिसाइड हो जाएगा कि भाई ये हिंदी जो चीनी भाई भाई करते थे, ये सिर्फ भाई भाई है, पीठ में छुरा घोंप दिया है चीन वालों ने। ये नेहरू को क्लियर होगा फॉर द फर्स्ट टाइम। एक्साई चीन वाला एरिया है, नेफा वाला रीजन जो है अरुणाचल प्रदेश वाला है, ये सब तभी की चीजें हैं, है ना। ये जो आज के बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, ये तब के हैं, और ये एक्साई चीन वगैरह इन्होंने कब्जा कर रखा है। कुछ चाइना ने उसको दिया है, पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान ने चाइना को दिया है। नेफा जो अरुणाचल वाला एरिया, अगर आप पुराना मैप देखोगे तो नेफा कहलाता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, अब वो फिर उसको हमने अलग अलग स्टेट्स में कार्व कर दिया। वो ये लोग कहते हैं चाइना वाले की अरुणाचल हमारा है, क्यों? एक तो हमने तिब्बत कब पे कब्जा कर लिया, और तिब्बत किसका, और अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का पार्ट मानते हैं वो लोग। ठीक है, वो दलाई लामा विल कम टू इंडिया 50s में, है ना, भाग के आएंगे वहां से। तिब्बत पॉलिटिकल असाइलम लेंगे यहाँ पे, है ना, अपने धर्मशाला में, शिमला या जो भी है ना वहां पे, कहाँ पे ये, हिमाचल में, है ना, धर्मशाला। ठीक है, तो वो वहां से आएंगे, वो वहां पे भी नहीं रुकेगा। तिब्बत को लेने के बाद वो बोलेगा मुझे और चाहिए, है ना, ये भी चाहिए। ठीक है, आपका अरुणाचल प्रदेश भी चाहिए, और कुछ अक्साई चीन भी चाहिए, वगैरह वगैरह भी चाहिए। ये जो हम लोग कैलाश पर्वत वगैरह यात्रा करते हैं, कहाँ पे है? चाइना में है, तिब्बत में है। अब वो चाइना में है। इंडिपेंडेंट मानता है ना, और हम भी मानते हैं, मतलब वन चाइना पॉलिसी वैसे तो, बट अब उसने फोर्सफुली कब्जा कर लिया। अब क्या करें, मतलब जो भी है ना, ठीक है। ये सब चीजें इश्यूज हैं। ठीक है, तो ये सब इश्यूज हो रहे हैं, और घर पे तो इश्यूज है, और बाहर पड़ोसी के साथ और इशू हमारे, उसमें हमारे टाइम खराब हो रहा है, पैसे खराब हो रहे हैं, लड़ाई लड़ने के लिए बहुत पैसा चाहिए। तो इन द मीन टाइम फिर क्या लगेगा नेहरू को धक्का लगेगा कि ये तो धोखा हो गया मेरे साथ, है ना। हम तो हिंदू चीनी भाई भाई कर रहे थे, पंचशील के सिद्धांतों की बात कर रहे थे। पंचशील के सिद्धांत है ना, 5। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, कोई भी झगड़ा होगा तो झगड़ेंगे नहीं, बात करके सुलझाएंगे। दूसरा, तीसरे को बीच में, हाँ, इंटरफेयर नहीं करने देंगे, है ना, पीसफुल रेजोल्यूशन होगा वगैरह वगैरह, लेकिन उसका कुछ नहीं होगा। हार्ट ब्रेक होगा किसका, नेहरू का, और एक दिन वो, है ना, विल डाई, काम करते हुए रात को, ना, लोग कहते हैं हार्ट अटैक आ गया जो भी। तो 1964 में इनकी डेथ हो जाती है ना, नेहरू की। और जब नेहरू की डेथ होती है, तो लोग कहते हैं कि नेहरू के बाद कौन, है ना, व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि उस टाइम में लोगों को लगता है कि भाई नेहरू जैसा स्टेचर का तो लीडर ही नहीं है ना, कौन अब इस देश को लीड करेगा, है ना। ये क्वेश्चन बार बार उठता है इंडिया में, तो उस टाइम में सबसे पहले उठा, है ना, व्हाट, है ना, नेक्स्ट आफ्टर नेहरू। ठीक है, कौन आएगा? बट हर बार कोई ना कोई आया है, तो कौन आता है उसमें? लाल बहादुर शास्त्री, जो नेहरू से एकदम ही छोटे से हैं, हाइट में है, पर्सनैलिटी करिस्मेटिक नहीं है, वो उस लेवल का इंटेलेक्चुअल, है ना, जाइंट नहीं है, वो स्टेट्समैन वाली क्वालिटीज नहीं है। लेकिन पॉलिटिक्स में क्या होता है, उसको बनाते हैं जिससे सबसे ज्यादा, सबसे कम खतरा है। ठीक है,
तो लीडर तो बहुत सारे थे, मोरारजी देसाई थे और बहुत सारे लोग थे सिंडिकेट के अंदर, लेकिन उन्होंने क्या कहा, भाई तुमको भी नहीं बनने दूंगा और तुम मुझे नहीं बनने दोगे तो इसको बना देते हैं, है ना, दोनों की बात मान लेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो ठीक है, तो वो सब प्रॉब्लम है। सो द क्वेस्ट टू क्विकली इंडस्ट्रियलाइज कॉज्ड, है ना, एलो फार्म सेक्टर से डाइवर्ट करके हम इंडस्ट्रीज में चले गए, तो कहीं ना कहीं फार्म सेक्टर सफर करने लग गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर का जो आउटले है, एग्रीकल्चर का जो बजट हम दे रहे थे उसमें वो आधा रह गया, 14% रह गया सेकंड प्लान आते आते, और वही है ना, खाने की शॉर्टेज होगी, एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट किया आपने, और आपको फूड ग्रेन इंपोर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, बाहर से। और बाहर से इंपोर्ट करोगे तो एक तो ह्यूमिलिएशन होगा, वो तो अलग, और दूसरा पैसे खर्च होंगे, है ना, कब तक करोगे, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तो है ही नहीं, प्रेशियस है। ठीक है, और फिर नेहरू की इसी माहौल में डेथ हो जाती है 1964 में। ठीक है, सो ये रहा, है ना, पंडित नेहरू इज डेड ना, सडन डेथ होती है रात को काम करते हुए, है ना, हार्ड वर्क करें ये लोग तो, है ना, रात को ही, है ना, while he is working he dies from a heart attack. The light is out, the world without war must be, ठीक है, कुछ होगा उस टाइम के, द टाइम्स ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो नेहरू इज डेड, और ये, है ना, ये क्वेश्चन उठता है, आफ्टर नेहरू हु, या आफ्टर इंदिरा हु, या आफ्टर मोदी हु, है ना, ये हर बार उठता है, लेकिन है ना, कोई ना कोई आ ही जाता है ना, उस शूज को फिल करने के लिए। सो आफ्टर नेहरू हु, देखो आप इनकी हाइट देखो, कोई फेमस नहीं है, कुछ नहीं था तब तक, है ना, ना वो उस तरह की इंग्लिश बोल पाए, ना वो उस लेवल का, लेकिन है ना, इन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया, है ना, ही रोज टू दी ओकेजन। सो कमजोरी का फायदा उठा के पड़ोसी ने फिर से अटैक किया आप पे 1965 में। उन्होंने देखा, पाकिस्तान वालों ने देखा कि इनका अभी अभी झगड़ा हुआ है चाइना के साथ, ये मौका बेस्ट है कश्मीर को लेने का। ठीक है, और इंडिया में जो इश्यूज हैं वो है ही, नेहरू की भी डेथ हो गई, अब वैसा कोई लीडर भी नहीं है, तो मौका देख के उन्होंने, है ना, इस पे अटैक किया इंडिया पे 1965 में। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन है, लाल बहादुर शास्त्री, और उसका हम लोग, है ना, प्रॉपरली जवाब देते हैं, और उसमें हमारी जीत होती है आखिर में फाइनली, है ना, पहले वाला तो हम हार जाते हैं 62 वाला, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारी जीत होती है। ठीक है, तो ये है, फिर जब जीत हो जाती है तो ट्रूस साइन होती है, ट्रीटी साइन होती है, तो ट्रीटी साइन करने के लिए आप कहाँ जाते हो, थर्ड कंट्री में जाते हो। तो आप कहाँ गए, ताशकंद, उज्बेकिस्तान, उसकी कैपिटल उज्बेकिस्तान की है। वहां पे लोग कहते हैं कि अंडर मिस्टीरियस, ताशकंद फाइल मूवी भी आई है ना, लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो जाती है अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो ये चैप्टर भी क्लोज हो जाता है 1966 में। ठीक है, तो 64 में नेहरू डाइज, 65 में वॉर होता है, 66 में ताशकंद में जब ये समझौता साइन करने जा रहे होते हैं, तो वहां पे, है ना, ही डाइज वाइल इन ताशकंद। ये हो गया, और इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, इन्होंने एग्रीकल्चर पे फोकस किया, क्योंकि एग्रीकल्चर वाज गेटिंग नेग्लेक्टेड, फूड का क्राइसिस था। हम लोग पीएल 480 प्रोग्राम के तहत, है ना, यूएस से गेहूं इंपोर्ट करते थे, फ्री में देता था। ठीक है, इसके बदले में हम क्या देते थे यूएस को, भाई आपने वहां से गेहूं लिया है, अनाज लिया, जो भी है ना, घटिया क्वालिटी का जो भी मिला, उसके बदले में जो पैसा देना है, पैसा हमारे पास है नहीं, तो हम क्या देते थे बदले में, बुक्स। तो आपके यहाँ पे जो जो किताबें हैं, उसकी दो दो कॉपी, या जितनी भी कॉपी उन्होंने एग्री की होंगी, उतनी कॉपी आप हमें भेज दो, हम लोग उसको यूएस कांग्रेस लाइब्रेरी में उसको रखेंगे। ठीक है, तो पैसे तो नहीं है, तो किताबें भेज दो। अल्टीमेटली बात ये है कि फ्री में दिया आपको, है ना, अनाज। ठीक है, तो आपका ह्यूमिलिएशन भी हो रहा है, और सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज व्हेन ही विल गिव ए कॉल फॉर, एक तो बॉर्डर पे, है ना, एक बार चाइना के साथ हो गया, एक बार पाकिस्तान के साथ हो गया, नेशनल सिक्योरिटी पे फोकस करना पड़ेगा, तो उन्होंने कॉल, ही गिव्स ए कॉल फॉर जय जवान, नेशनल सिक्योरिटी। एट द सेम टाइम, खाली पेट पे वजन नहीं होते ना, कैसे लड़ोगे दुश्मन से, तो जय किसान मतलब फूड सिक्योरिटी। तो नेशनल सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम ही एम्फसाइजेस की फूड सिक्योरिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, है ना, तो जय जवान जय किसान उसी का नारा है, दोनों को ही मजबूत करना पड़ेगा इफ इंडिया वांट्स टू सर्वाइव, और द इंडियन एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी वांट्स टू सर्वाइव, तो ये उनका नारा है। तो शास्त्री का फोकस किस पे है, नेशनल सिक्योरिटी प्लस, अकाल पड़ रहा है देश में, फूड सिक्योरिटी पे, है ना, इट अरोज फ्रॉम द फैक्ट दैट इन द 1960s, है ना, इंडिया वाज ऑन द वर्ज ऑफ ए मास फेमिन, है ना, बड़े स्तर पे भुखमरी आपके फेस में, है ना, वो दिख रहा था कि इंडिया वाज फेसिंग ना उस प्रॉब्लम को, मास फेमिन का।
ठीक है। तो फूड एड इंपोर्ट्स फ्रॉम द यूएस इन द फॉर्म ऑफ PL 480 ऑन विच कंट्री वॉज रिलायंट वर बिगिनिंग, है ना। देखिए आप जब किसी से उधार मांगेंगे ना, आप किसी से पैसा उधार लेंगे या फ्री में अनाज लेंगे, तो आप जो बात कर रहे हो ना, नॉन अलाइंड की बात कर रहे हो कि मैं तो अपना डिसीजन अपने आप लूंगा, वो पॉसिबल नहीं है ना। फिर वो थेरेटिकल रह जाती है बातें। तो ये इंडिया को रियलाइज होता है कि अगर हमें हमारा स्टांस इंडिपेंडेंट रहना है और फॉरेन पॉलिसी के अंदर हमारे डिसीजन हमें लेने हैं और किसी भी कैंप से अफेक्ट नहीं हो रहा, ना तो कैपिटलिस्ट से ना कम्युनिस्ट से, तो ये जो मांग के खाने वाला काम है ना, इसको बंद करना पड़ेगा और हमको फूड में सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। ऐसे ज्यादा दिन चलेगा नहीं, अदरवाइज वी विल नॉट बी ऑटोनोमस, है ना, इन फॉरेन पॉलिसी। क्योंकि देर आर नो फ्री लंचेस इन लाइफ, ठीक है। एवरीथिंग की हिडन कॉस्ट, है ना, अगर सामने नहीं दिख रही है तो हिडन कॉस्ट है उसकी। ठीक है, तो जय जवान जय किसान। तो अब हमारा फोकस किस पे है? फूड सिक्योरिटी। अब कैसे भी करके, है ना, इस ह्यूमिलिएशन से उभरना है। तो अब हम क्या करेंगे? व्हाट ही विल डू एज पार्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी, ही विल लॉन्च ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना। हम लोग बाहर से एक्सपर्ट्स बुलाएंगे, हमारे वाले तो हैं ही, है ना, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया वाले तो हैं ही, बाहर के पुजारी भी आएंगे। हम लोग सब मिलके क्या करेंगे? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स डेवलप करेंगे। मेक्सिको में सक्सेसफुल रहा ड्वार्फ व्हीट, है ना, जो हाइट छोटा है लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी। उनको बुलाएंगे, नॉर्मन बोरलॉग को बुलाएंगे, यहाँ पे स्वामीनाथन नहीं हमारे, वो लोग मिलके हाइल्डिंग वैरायटी सीड्स लाएंगे। उसके लिए पानी चाहिए, उसके लिए केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए, तीनों का कॉम्बिनेशन होगा और भारत में क्या आएगा? ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा, है ना। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो ये वो वाले टाइम की बातें हो रही हैं जब मूवीज भी वैसी हैं, क्योंकि कंडीशन भी देश की वैसी है। सो द सोल्यूशन टू द क्रॉनिक फूड शॉर्टेज फाइनली क्या है हमारा? उसका एक जो है ग्रीन रेवोल्यूशन। तो अब हम लोग पूरा एम्फेसाइज करते हैं उसमें, और उसमें हम लोग MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, है ना, ये दो नाम बहुत बड़े नाम है ना। इंडिया में आप कह सकते हो ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक MS स्वामीनाथन है, ग्लोबल लेवल पे बात करें नॉर्मन बोरलॉग का है। इसमें फेमस इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, बिहार में भी है बट दिल्ली में भी है, पूसा, है ना, जहाँ पे ये कोचिंग वगैरह है वहाँ पे। ठीक है। So MS Swaminathan along with Norman Borlaug and other scientists stepped with the high yielding varieties. तीन चीजें चाहिए आपको ग्रीन रेवोल्यूशन में। वो क्या चीज चाहिए? फर्स्ट यू नीड हाई यील्डिंग वैरायटीज। वो जो पुराने वाले आप बीज यूज कर रहे हो ना, उससे कुछ नहीं होगा, है ना। उससे तो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर ही होगा, है ना। फार्मर का ही पेट भरेगा, सरप्लस जनरेट नहीं होगा जो, है ना, बाकी लोग कंज्यूम कर सकें। तो यू नीड हाई यील्डिंग वैरायटीज, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटीज। वो आप बाहर से लाते हो, मेक्सिको वगैरह से, यूएस से लाते हो। प्लस हाइल्डिंग वैरायटी से कुछ नहीं होगा। यू नीड एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर एंड यू नीड, है ना, गुड क्वांटिटी ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, है ना। इससे कुछ नहीं होगा गाय के गोबर से, है ना। अगर ये हाई यील्डिंग वैरायटी का अगर आपको आउटपुट चाहिए तो एम्पल पानी चाहिए। वो कहां से आएगा? अश्योर्ड इरिगेशन से आएगा। डैम्स बिल्ड कर रहे हैं, कैनाल बिल्ड कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर टैप कर रहे हैं, प्लस केमिकल फर्टिलाइजर्स से चाहिए। तो तीनों चीजें जब आती हैं तो सडनली इंडिया में, ना, स्पेशली जो वेस्टर्न पार्ट है यूपी का और ये जो हरियाणा है और आपके जो पंजाब है ना, यहाँ के फार्मर्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। बड़े फार्मर हैं, दे कैन अफोर्ड, पानी का इश्यू नहीं, हाइल्डिंग वैरायटी मिलती है, ठीक है, और सरप्लस जनरेट होता है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फाइनली, है ना, हम लोग धीरे धीरे करके एक क्रॉप में करके वी आर एबल टू बी सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट। और वो जो प्रॉब्लम था हमारा वो जल्दी कम हो जाता है। फिर इंदिरा गांधी आएंगी, कंटिन्यू रहेंगे एफर्ट्स। ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन टारगेट करने के बाद नेक्स्ट हम लोग क्या टारगेट करेंगे? मिल्क रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन। फिर उसमें भी सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। देन वी विल स्टार्ट एक्सपोर्टिंग टू द अदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी वंस ग्रीन रेवोल्यूशन कम्स इन। फिर उसके नेगेटिव इफेक्ट आएंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के, जिसके बारे में हम लोग आजकल पढ़ते हैं। लेकिन उस टाइम में वी वर नॉट कंसर्न अबाउट सस्टेनेबिलिटी, है ना, सॉइल सैलिनाइजेशन, ठीक है, वाटर डिप्लीशन। पहले खाने को तो मिले, उसके बाद बात करेंगे कि खाने में केमिकल्स हैं कि नहीं है, ठीक है। वो अब हम बात करते हैं, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की अब बात करते हैं। पहले हमारे लिए सिर्फ, है ना, जो जनता है उसका पेट भरना वाज द मेजर टास्क, क्योंकि वी वर लिविंग ए वेरी प्रिकेरियस एग्जिस्टेंस, शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस, शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस, है ना। शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस क्यों कहते हैं? शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस क्यों? क्योंकि PL 480 के तहत हमारे पास शिप्स आते थे, है ना, ग्रेन शिप्स आते थे लोड होके। वो शिप्स आते थे, उससे अनलोडिंग होता था और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो शिप आता था, खाया, फिर बैठे नेक्स्ट जहाज आएगा। कोई सरप्लस नहीं है, कोई गोडाउंस नहीं है
है ना। तो वो चीजें कब सॉल्व होंगी, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा, देन यू विल हैव सरप्लस। वो सरप्लस को हम लोग कहाँ स्टोर करेंगे, एफसीआई क्रिएट करेंगे 1960s के अंदर, है ना, आई थिंक 1966 समथिंग में। क्योंकि नाउ यू हैव ग्रीन रेवोल्यूशन, तो आपको कोई बॉडी चाहिए जो स्टोर कर सके एक्सेस ग्रीन को और डिस्ट्रीब्यूट कर सके पूरे इंडिया में। दैट इज व्हेन यू कम अप विथ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। इसका काम है वो जो सरप्लस ग्रेन है उसको स्टोर करना, ठीक है, ये सब चीजें करना, ठीक है ना। तो शिप टू माउथ एक्सिस्टेंस हम लोग लीड कर रहे हैं बाय दैट टाइम। नेक्स्ट इज व्हाइट रेवोल्यूशन। तो पहले वाले रेवोल्यूशन के फादर कौन है, व्हाइट रेवोल्यूशन के वर्गीस कुरियन, अमूल वाले, ना। गुजरात में जो डेयरी है, जैसे अपने यहाँ सरस है, आजकल चल रहा है ना, वो तिरुपति में लड्डू खिला दिए फालतू, लड्डू खिला दिए, तो उन्होंने कहा कि ये तो हुआ आंध्रा में, कर्नाटका में नंदिनी करके है वहां पे, है ना, डेयरी गवर्नमेंट की कोऑपरेटिव मूवमेंट। अपने सरस है या अमूल है, और ऐसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। तो मेनली कहाँ से शुरू होता है, अमूल से शुरू होता है। अमूल बेसिकली ब्रांड है, एक्चुअली में उसका नाम क्या है, वो जो कोऑपरेटिव है उसका नाम है ना, कैरा, कैरा समथिंग करके है ना, कैरा फार्मर्स कोऑपरेटिव समथिंग, उसका एक ब्रांड है अमूल, है ना। तो लोग जनरली अमूल और उसको कंफ्यूज करते हैं, उसका ब्रांड है अमूल, ठीक है। तो शास्त्री के टाइम में शुरू हो जाता है, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में ग्रीन रेवोल्यूशन प्लस, है ना, मिल्क पे फोकस करना, ठीक है, फूड सिक्योरिटी पे। तो वहां पे एमएस स्वामीनाथन इज द हीरो, और यहाँ पे वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन है यहाँ पे, ये देखो। वो साथ में कौन है ना, छोटी सी हाइट के, ठीक है, लेकिन जो काम इन्होंने किए है ना, उसके रिपरकशन अभी तक हम लोग फील करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, आप सब अपना अपना, है ना, कोऑपरेटिव बनाया है फार्मर्स ने, है ना, अपना मिल्क, और फिर उसको जो भी है ना उसको मार्केटिंग वगैरह करना है। तो पूरा जो ब्रेन चाइल्ड ये किसका है, वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन का ना, ही इज अ यंग गाय, उन्होंने ज्वाइन किया और उसको पूरा रेवोल्यूशनाइज कर दिया इंडिया को, ठीक है। सो फॉलोइंग द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, लाल बहादुर शास्त्री टर्न्ड हिज अटेंशन टू द डेयरी सेक्टर, है ना, ठीक है, पर्टिकुलरली द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन गुजरात के आनंद में, है ना। इसकी फाउंडेशन लेड बाय डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है। अब तो इनकी डेथ हो गई, है ना। अमूल के जो आप देखते हो ना हर दिन अखबार में, ये आता है ना अखबार में, ये तब से आ रहे हैं, है ना। ये एक तरह से कार्टून भी है, और ये कोई ना कोई चीज को एनकैप्सुलेट करता है, तो ये उस टाइम में पब्लिश हुआ होगा, ठीक है। जैसे अभी आज भी आया द किंग एंड क्वींस ऑफ चेस, आजकल गोल्डन जनरेशन चल रही है ना इंडिया की, इतने सारे प्लेयर आ गए चेस खेलने वाले, तो उसके ऊपर गोल्ड मेडल जीता है, और वो प्रज्ञनंदा है, और इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हमारे पास, रेवोल्यूशन आ गया उसमें एक तरह के चेस में, है ना। इनफ ऑप्शंस आर देयर, नहीं तो हमेशा हम वही पढ़ते थे, आपके विश्वनाथन आनंद, और ये अब देयर आर ना नंबर ऑफ ऑप्शंस आर देयर, जैसे इन्होंने कहा गोल्ड जीता, है ना, ये सब चीजें हो रही हैं। तो चेक इट इन ब्रेड, चेक इट, है ना, वो चेक, चेस वाला वर्ड यूज कर लिया है, चाइना से जीते इसलिए अच्छा, हो सकता है ना, आ भी रहा है, रोजाना आ रहा है आजकल, है ना, चेस ओलंपियाड में। हाँ, चेस में रशिया स्ट्रांग रहा है, सोवियत रशिया, है ना, ये आया ना आज। हाँ, द बॉय हु वाज काम्ड बाय चेस, हाँ, किंग्स एंड क्वींस, तो लड़कियों ने भी जीता है ना, और लड़कों ने जीता है, तो वो आया, वही आया इसके अंदर, किंग्स एंड क्वींस, चेस में किंग एंड क्वीन होता है। पढ़ना आप लोग क्या कह रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो यहाँ तक पहुंच गए। सो व्हाइट रेवोल्यूशन हो गया, अब खाने का कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब दूसरी चीजों पे फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जब चीजें हो रही है ना, तो मैंने कहा ना आपके बीच में फेमिन आएगा, 65 66 के अराउंड, ठीक है। चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ वॉर होगा, इसकी डेथ होगी, तो कई सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार रुक जाओ आप, तो थर्ड ईयर 5 लाइन के बाद हम लोग स्टॉप लगा देते हैं, और हम लोग फिर ईयरली प्लानिंग पे फेस करते हैं, कि एक बार जब चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी ना, भाई अभी देश आईसीयू में है, पहले इसको बाहर निकालें, उसके बाद प्लानिंग करेंगे, ठीक है। तो फॉर द टाइम बिंग उसको स्टॉप कर दो 5 ईयर प्लान को, है ना। 5 ईयर प्लान के लिए पहले रिसोर्सेज तो चाहिए, प्लानिंग तो तब करें, ठीक है। पहले खाना वाना का जुगाड़ करते हैं एक बार बैठ के, उसके बाद प्लानिंग करेंगे एग्जाम की, ठीक है। तो दैट इज व्हेन 96 66 से 69 तक आपको, है ना, कोई 5 ईयर प्लान नहीं है, ओनली एनुअल प्लान, ऐसा 3 बार है बीच में, ठीक है। तो इंडिया सस्पेंडेड 5 ईयर प्लान्स ब्रीफली, ड्रॉइंग अप एनुअल प्लान्स फ्रॉम 66 टू 69 इंस्टेड। दिस वाज डन एज द कंट्री वाज नॉट इन ए पोजीशन टू कमिट रिसोर्सेज ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, है ना। कोई टाइम होराइजन नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, 10 तो प्रॉब्लम है घर में, ठीक है। तो फॉर द टाइम बिंग वी विल पुट ए ना स्टॉप द वॉर विद चाइना 62 में,
द बिलो पार ग्रोथ आउटकम्स ऑफ द थर्ड प्लान इतना सक्सेसफुल नहीं था जितना फर्स्ट और सेकंड था। द डाइवर्जन ऑफ कैपिटल टू फाइनेंस विद, भाई लड़ाई लड़नी है आपको, 66 में लड़ा, गरीब देश हो, फिर से लड़ाई लड़ रहे हो 65 में, क्या बचा आपके पास? कुछ भी नहीं बचा आपके पास, और ऊपर से देश में ड्राउट है, सूखा पड़ रहा है, ठीक है, द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सर्कमस्टांसेस आपके। प्लस मॉनसून फेल हो गया है ना, वंस अगेन प्लेड ट्रूएंट, मतलब फेल होना, ड्यूरिंग दी 67 है ना, 66-67 वाला जो सीजन है, वर्सनिंग फूड शॉर्टेज कॉजिंग ए शार्प स्पाइक इन महंगाई, इन्फ्लेशन। तो वही चीज है जो मैंने है ना मल्टीपल टाइम्स कहा कि वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सर्कमस्टांसेस में है, ठीक है, तो क्राइसिस है, तो क्राइसिस को कभी वेस्ट नहीं जाने देना है। तो उसमें फिर हम लोग प्लानिंग करते हैं ना, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन एंड एवरीथिंग, ठीक है, तो फिर से चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। नाउ इन द मीन टाइम डेथ हो जाती है किसकी? लाल बहादुर शास्त्री 66 में। नाउ हु विल कम आफ्टर शास्त्री, हु है? फिर से एक बार, तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस में अच्छे प्लेयर्स, दिग्गज खिलाड़ी नहीं है ना, एक से बढ़कर एक सुरमा है, लेकिन उनमें आपस में बनती नहीं है, तो वो क्या करते हैं, इस बार किसको चुने, है ना, कौन ऐसा है जो हमारी बात मान लेगा, है ना, जो ज्यादा बोलेगा नहीं, हम जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे करेगा, बिहाइंड द सीन्स कौन शॉट्स कॉल करेगा? सिंडिकेट, है ना, सिंडिकेट जैसे एक ग्रुप होता है ना, क्लोज नेट ग्रुप होता है लोगों का, वो एक तो बड़ा ग्रुप होता है कांग्रेस, और उसमें फिर कुछ लोग होते हैं, है ना, वो थोड़े से, वो लोग डिसाइड करते हैं किसको कौन सी पोस्ट देनी है ना, किसको क्या बनाना है, बिहाइंड द सीन्स दे आर द किंग मेकर्स। तो अब देखते हैं अब किसको बनाएं, किसको बनाएं, किसको बनाएं, और लोग उसको अपना भी लें, तो किस पे जीरो इन करते हैं वो लोग? नेहरू तो मर गए ना। हाँ, तो वो किसे फोकस करते हैं, है ना, वो किसे फोकस करते हैं? नेहरू की डॉटर तो है ही, बट किस पे फोकस करते हैं? ऐसा व्यक्ति जो हमारी बात मान ले। तो वो देखता है कि एक लड़की है ना, इंदिरा गांधी, वो बोलती नहीं है, कुछ भी नहीं है, इनएक्टिव है, पैसिव है, ये ठीक है ना, ये जैसा जैसा कहेंगे वैसा वैसा कर लेगी, सोच के तो वो यही लेके आते हैं, लेकिन बाद में क्या है कि उनके हाथ से बाजी निकल जाती है। तो गूंगी गुड़िया वाला जो मिसकंसेप्शन था वो गलत प्रूव होता है, बट फॉर द टाइम बिंग वो इनको इसीलिए बनाते हैं इंदिरा गांधी, क्योंकि ये गूंगी गुड़िया कुछ नहीं बोलेगी, जैसा कहेंगे वैसा करेगी। उसके बाद जब इंदिरा गांधी आती हैं, है ना, उनको कंपटीशन मिलता है, जैसे जो पुराना जो ओल्ड सिंडिकेट है ना, उसमें जो पुराने के कामराज और इस तरह के पुराने खिलाड़ी हैं, है ना, बूढ़े लोग, वो हैं, उसमें एक है मेन प्लेयर है मोरारजी देसाई, है ना, वो इनके फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है, ये हमेशा से पीएम बनना चाहते हैं, ठीक है, बन नहीं पा रहे किसी ना किसी कारण से हर बार, ठीक है, ये इनके फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं। अब सिंस आ गई हैं इंदिरा गांधी पिक्चर में, बट ये पिक्चर नहीं है स्टार्टिंग में, ये तो बहुत बाद में जाके है ना, स्टार्टिंग में ना शी विल सी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर असर्ट करना शुरू करेंगे कि ऐसे नहीं चलेगा, है ना, माई वे और हाई वे। तो क्या होता है, अगर ये बात है तो फिर दोनों में शो डाउन होता है, और क्या होता है, वोट पड़ता है, और उसमें कांग्रेस के दो टुकड़े हो जाते हैं, ओल्ड कांग्रेस और एक ना न्यू कांग्रेस। तो ओल्ड वालों को छोड़ के सारे किस में आ जाते हैं, न्यू में आ जाते हैं कि है ना हवा इधर की है, पुरानों के साथ हो गया टाइम उनका अब, है ना, तो ओल्ड को छोड़ के, और फिर ये जो नई कांग्रेस है यही आज वाली कांग्रेस है ना, न्यू कांग्रेस सो कॉल्ड, या है ना इंदिरा कांग्रेस या जो भी कांग्रेस है। फिर धीरे धीरे है ना शी विल कंसोलिडेट पावर, सारा पावर कहाँ ले आएगी, अपने पास ले आएंगी, किसमें? पीएमओ में, है ना, जब जब प्राइम मिनिस्टर स्ट्रांग होता है, जैसा आज भी है, या नेहरू के टाइम में थे, या है ना और भी प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं, तो जनरल जब प्राइम मिनिस्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो मिनिस्टर्स जो है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनका कोई रोल नहीं रह जाता है ना, ऑल दो थियोरिटिकली वी से कि प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो मिनिस्टर, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 15% से, उसमें इंक्लूडिंग द पीएम या सीएम स्टेट में। बट व्हेन पीएम इज वेरी स्ट्रांग, तो वो किसको मिनिस्टर बनाए, कब हटाए, कब करे, कोई है ना उसमें नहीं बोल सकता उनका, तो फिर सारा पावर कहाँ जाता है, काउंसिल मिनिस्टर में छोड़ के सारा पावर आ जाता है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में। तो ब्यूरोक्रेट्स वहां पे फिर जो बैठे हैं आप जैसे लोग ना, कोई जॉइंट सेक्रेटरी बैठा है, सेक्रेटरी बैठा है, वो फिर देश को चलाते हैं वहां से। तो ये यही करना शुरू करती हैं धीरे 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 धीरे, कि भाई मेरे हिसाब से होंगी चीजें, ठीक है, वैसे पार्टी के टुकड़े हो गए, अब आप मेरे साथ आए हो तो मेरे हिसाब से रहोगे। तो धीरे धीरे पावर कंसोलिडेट कर रही है, सारे डिसीजन कहाँ से हो रहे हैं, पीएमओ से हो रहे हैं, पीएन अक्सर, और जो इनके एडवाइजर्स हैं, ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स जो इलेक्टेड नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो इनको बताते हैं मैडम ऐसे करो, तो मैडम
हाँ कल से ऐसा होगा भाई, कल से सारे बैंक नेशनलाइज कर दो, ठीक है। हाँ फिर वो तो बाद में जब कुछ नहीं बचा, फिर वो क्या चाहिए लोगों को, मैडम लोग कह रहे हैं कि ये चाहिए, अच्छा तो ऐसा कर दो, ठीक है। तो वो कैसी पॉलिसीज अपनाएंगी अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए? लेफ्टिस्ट पॉलिसीज अपनाएंगी, दैट इज प्रो पुअर पॉलिसीज अपनाएंगे ना। लोगों से वोट लेने हैं मेरे को तो, ठीक है। तो लोग कैसे वोट देंगे? जब लोग मुझे पहचानेंगे और मैं उनके लिए काम करूंगा, ठीक है। तो अब आपका कोई रोल नहीं है, आप तो आराम से बैठे रहो, आपको मिनिस्टर बना देंगे, जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसा करो। तो अब ऐसे में क्या होता है फिर? हाथ जोड़ के खड़े रहना आपको, है ना। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ठीक है। देवकांत बरुआ कहते हैं इंडिया इज इंदिरा। और ऐसे में फिर क्या होता है? साइकोफेंसी, चापलूस नहीं होते हैं क्या साइकोफेंट्स? वो चीज को रिवॉर्ड दिया जाता है, फिर मेरिट मैटर नहीं करती है ना, ठीक है। जो आप कितना मैडम के क्लोज हो, मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के क्लोज हो, सीएम के क्लोज हो, वो डिसाइड होगा। तो ये धीरे धीरे ये बाद में ये पिक्चर बन जाती है, स्टार्टिंग में नहीं है। स्टार्टिंग में तो इंदिरा इज यंग, अब धीरे धीरे इक्वेशन चेंज हो गई है, अब ये डिसाइड करेंगे। और इनके चारों ओर क्या बन जाने लग जाता है? पर्सनैलिटी कल्ट बनने लग जाता है ना। साइकोफेंट्स, मैडम आपने कल क्या स्पीच दिया, है ना। आपने तो है ना पार्लियामेंट में कल क्या शानदार स्पीच दिया, क्या पॉलिसी आपकी, यही बोलना है बस, ठीक है। जॉब इज डन। तो धीरे धीरे, और जो क्रिटिसाइज करेगा वो अगली बार टिकट नहीं है उसको, उसकी जरूरत ही नहीं है। तो धीरे धीरे क्या बनने लग जाता है? इंदिरा के चारों ओर पर्सनैलिटी एक पर्सनैलिटी कल्ट बनने लग जाता है, जो किसी भी स्ट्रॉन्ग लीडर के चारों ओर बनने लग जाता है। कहते हैं ना हीरो वर्शिप, जिसके बारे में अंबेडकर भी बात करते हैं कि देश में डेमोक्रेसी में इसका बहुत बड़ा डेंजर है, विच इज पर्सनैलिटी कल्ट। व्हेन कोई लीडर इतना पॉपुलर हो जाता है, ये ना सब लोग वो हाईजेक कर लेता है सिस्टम को, एंड देयर स्टार्ट्स व्हाट इज नोन एज हीरो वर्शिप, है ना। फिर वो जो कह देता है वो भगवान का शब्द है ना। उसने कह दिया फुल एंड फाइनल, कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, कोई जुडिशरी नहीं, कोई कुछ नहीं, मैंने कह दिया तो यही होना है कल से। हीरो वर्शिप, उसमें क्या होता है? गलत काम भी होते हैं, है ना। उसमें फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है। तो पर्सनैलिटी कल डेवलप होने लग गई है ना इंदिरा के चारों ओर, और वो चलेगी टिल द टाइम शी इज अलाइव। तो ये सब चीजें होती हैं। तो ऑल दो लोग उनको गूंगी गुड़िया समझ के बनाते हैं, बट ऐसा है नहीं। अब उनकी जो पॉलिसीज हैं उसमें क्लियर टिल्ट है, किधर है? लेफ्टवर्ड, यानी कि प्रो पुअर। तो सबसे पहले क्या करेंगी वो लोग, कैसे वोट देंगे? ऐसा करो, जो सबसे बड़े बड़े बैंक है ना देश के अंदर, उनको क्या कर दो? उनका राष्ट्रीयकरण कर दो, नेशनलाइजेशन कर दो 14 बैंक्स का, पहली वेव में। फिर 80 में आएंगे, 1980 में वापस, फिर 6 का और करेंगे, तो 20 बैंक्स नेशनलाइज हो जाएंगे। आज जो आप बैंक्स देख रहे हो ना, अब उल्टे हो रहे हैं, अब 12 बचे हैं नेशनलाइज बैंक। वो धीरे 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 प्राइवेटाइज कर रहे हैं, क्यों? 91 के बाद फिर हम लोग दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं, ठीक है। तो अभी फोकस कहाँ है? नेशनलाइजेशन। एयर इंडिया को ले लो, कोल इंडस्ट्री को ले लो, उसको ले लो, सरकार के कंट्रोल में कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली वी वांट ए सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ लाइफ, है ना। हम डिसाइड करेंगे, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे ग्रिप बनता जाएगा। तो दिस इज, है ना। वो मूवी देखी है ना आपने, इसमें हाँ मिडनाइट चिल्ड्रन के अंदर ही वो सीन है जिसमें, है ना, एक लेडी बैठी है और वो कहते हैं कि भाई मैडम यू आर इंडिया, इंडिया इज यू। तो वो एक्चुअली इधर इशारा कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं? इकोनॉमिक स्फेयर में क्या पॉलिसीज है इनकी? बाकी तो जो है वो है, फॉरेन पॉलिसी में वॉर करेंगी पाकिस्तान के साथ ना, बांग्लादेश बनेगा। इकोनॉमिक एरिया में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है इनका, एट ए स्ट्रोक, पेन के एक साइन से, 14 banks are nationalized in the year 1969. Top 50 banks, top 14 banks are nationalized. Ordinance follows unanimous cabinet decision. Unanimous तो नहीं है, आफ्टर ऑल इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। तो कैबिनेट का डिसीजन क्या होगा? यूनानिमस ही होगा, है ना। कौन उल्टा बोलेगा, ठीक है, उसको अगर रहना है वहां पे। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। उस टाइम में के कामराज, ये चवन वगैरह, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, ये नहीं रहेंगे। सिंडिकेट इन डिस एरे, ना। क्या करती है इंदिरा गांधी? ऐसी ऐसी पॉलिसीज लेके आती हैं कि वो चाहती हैं कि मेरा ग्रिप पार्टी पे बढ़ता जाए, है ना। जो लोग मुझे चैलेंज कर रहे हैं वो लोग न्यूट्रलाइज हो जाएं और फिर सीधे लोग मुझे जाने, ठीक है। तो सिंडिकेट जो शॉर्ट्स कॉल करना चाह रहा है उसमें क्या हो गया? वो दैट इज इन डिस एरे। मुरारजी को भी हटा देती हैं, आपकी भी जरूरत नहीं है, मिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर, है ना, मैं ही देख लूंगी क्या करना है ना, मेरे पास आई हैव गॉट इनफ विजडम। तो ये सब चीजें शुरू हो जाती है, नेशनलाइज्ड बैंक्स, ठीक है। बट इसका मेन आइडिया क्या था? इंडिया उस टाइम का इंडिया पुअर इंडिया है। आप और मैं एज ए फार्मर,
है ना, हम लोग छोटे बिजनेसमैन, हम लोग जाएंगे तो हमें लोन नहीं मिलेगा। लोन किसको मिलेगा? टाटास को मिलेगा, बिरलास को मिलेगा। जैसे नेशनलाइज हो गए बैंक्स, गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया, अब गवर्नमेंट विल डिसाइड कि आपको किसको लोन देना है, गवर्नमेंट की पॉलिसी से डिसाइड होगा। ठीक है, तो आइडिया वाज दिस, द मेन एम वाज दी टू एक्सेलरेट इंक्रीज बैंक लेंडिंग टू एग्रीकल्चर, है ना, एट ए टाइम व्हेन बिग बिजनेस कॉर्नर्ड लार्ज चंक्स ऑफ क्रेडिट फ्लो। क्रेडिट फ्लो मतलब लोन्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने देखा कि यार ऐसे तो कोई लोन देगा ही नहीं, ना तो जो बैंक्स हैं वो रूरल एरियाज में अपनी ब्रांचेस खोलेंगे। तो कब खोलेंगे? जब वो बैंक मेरा होगा। अब नाउ दैट द बैंक्स एंड माइन, अब मैं जहां चाहूँ वहां ब्रांच खोलनी पड़ेगी, तो रूरल एरियाज में ब्रांच खोलेंगे, लोन्स क्रेडिट का फ्लो होगा, है ना, बिजनेसमैन को ही लोन नहीं मिलेगा, फार्मर को भी मिलेगा। देयर विल बी समथिंग कॉल्ड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होगी, है ना, आरबीआई डिसाइड करेगा कि भाई आपको टोटल में से 40% फार्मर्स को देना है, एजुकेशन में देना है ना, वुमेन को देना है, इस तरह से प्रायोरिटी सेक्टर डिसाइड होगा। तो ये पॉलिसीज धीरे धीरे अपनाएंगी, सो दैट, है ना, इंडिया कैन गो, मूव कर सके, प्लस इनको पॉपुलर बनाएंगी ये पॉलिसीज एट द सेम टाइम। ठीक है, तो ये है, तो बैंक नेशनलाइजेशन से क्या फायदा होगा? गवर्नमेंट के हो जाएंगे बैंक्स, एंड गवर्नमेंट विल स्टार्ट डिसबर्सिंग लोन्स टू प्रायोरिटी सेक्टर्स। फाइनेंशियल सेविंग्स जंप होंगी, आप और मैं वहां खाता खुलवा सकते हैं, और है ना, उससे बहुत सारी चीजें होंगी। बट एट द सेम टाइम एक चीज और होगी, वो क्या होगी? सरकार के बैंक है, सरकार बोलेगी कि भाई इसको और दे दो लोन, है ना, मेरा सरकार के साथ ट्यूनिंग सही है ना, मेरी बनती है, तो ऑल दो मुझे लोन नहीं मिलना चाहिए, फिर भी मैं लोन ले लूंगा, और बाद में वो लोन डूब जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या बढ़ेगा? अब क्रोनी कैपिटलिज्म बढ़ेगा। ठीक है, तो वो प्लस भी है और उसके माइनस भी है ना। लोग क्या करेंगे, ये देखिए, ये क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है? जब आप अपने ग्रुप, आपके जो फ्रेंड्स हैं, है ना, जैसे रशिया में होता है, व्लादिमीर पुतिन है, वो क्या करते हैं, उनके साथ जो ओलिगार्क हैं उसको लोन देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसमें कुछ लोन डूब जाते हैं, है ना, ये सब चीजें होने लग जाती हैं, तो प्लस भी है और उसके माइनस भी है। तो क्रोनी मतलब क्रोनीज, जो आपके, है ना, जो आपके चारों ओर घूमते रहते हैं, क्रोनीज। ठीक है, आप उनको फेवर कर रहे हो, तो वो चीजें तो होनी है ना, जब पर्सनैलिटी कल्ट होगा, हीरो वर्शिप होगा, अकाउंटेबिलिटी इतनी नहीं रहेगी सिस्टम में। ठीक है, तो ये सब चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एंड नाउ इंदिरा, और इंदिरा का काफी चलेगा टाइम। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज में उनका मेजर जो था, विच वाज बैंक नेशनलाइजेशन एंड नेशनलाइजेशन ऑफ अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो, ये चीजें वो करेंगी। प्लस एक बहुत बड़ा डिसीजन लेंगी इंदिरा गांधी, क्या लेंगी? डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी। इकोनॉमिक डिसीजन क्यों? इंडिया के पास बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस इतना बड़ा हो गया है, एक्सपोर्ट्स हमारे कुछ है नहीं, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना है, तो कल हमने पढ़ा था ना, डीवैल्यूएशन होगा करेंसी का, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, तो शी विल डीवैल्यू इंडियन रुपी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इंडिया आज से 80 रुपया नहीं है एक डॉलर, पहले कम था जब हम लोग आजाद हुए, धीरे 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 वो नीचे आता चला गया। 66 में इंदिरा गांधी टुक दी ड्रास्टिक और अनपॉपुलर स्टेप भी एक तरह से, ऑफ डीवैल्यूइंग द रुपी बाय 57%। सो रुपया कितना हो गया डॉलर के अगेंस्ट? 7.5 रुपया हो गया, 4.76 से। ठीक है, एक्सचेंज रेट डिवैल्यू किया ना आपने। अब डिवैल्यू करना कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन देश के सामने कोई ऑप्शन नहीं है ना, अगर आपको उस चीज से निकलना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करना है, तो आपको कई बार हार्श डिसीजन भी लेने पड़ेंगे, चाहे वो आपके कितने अनपॉपुलर हो। तो दिस इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है। ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए शी विल डीवैल्यू द रुपी सो दैट एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज। एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे तो फॉरेन करेंसी आएगा देश के अंदर, और बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस थोड़ा सा कंट्रोल में आएगा। दैट इज द होल आइडिया। ठीक है, तो बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया उन्होंने पहले अपने टेन्योर में, प्लस करेंसी का डिवेल्युएशन किया उन्होंने, है ना। तो कंट्री के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट इन दो सर्कमस्टांसेस। इसी के साथ क्या होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। पहले क्या करते थे कि भाई अंग्रेजों के जमाने से, या वो जो लेगेसी कैरी फॉरवर्ड हो गई, आरबीआई ही उनके भी पैसे प्रिंट करता था मिडिल ईस्ट कंट्रीज के। वो बोलेंगे आप तो रहने दो अब, ठीक है, अब हम कर लेंगे अपना काम। तो वो तो चलो छोटी, है ना, चीज है वो, साइड, एक तरह से ट्रिविया है वो। सो डिवेल्युएशन और रुपी करेंगी ये, कितना? ऑलमोस्ट 57%, है ना, सीधे सीधे। ये चीज हो गई। अब छोटी छोटी चीजें होंगी, ये पॉलिटिकल स्फेयर से इस पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, है ना, इकोनॉमिक इसका ज्यादा रिलेवेंस एज सच नहीं है। 71 में वॉर होगा, मेजर माइलस्टोन है, उसमें एक नया कंट्री का बर्थ होगा, विच इज बांग्लादेश, है ना। पहले पाकिस्तान, दो पाकिस्तान थे, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान कौन सा था? बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या प्रॉब्लम थी? इंडिया वाले और वेस्ट बंगाल, सॉरी, राजस्थान वाले और वेस्ट बंगाल वाले एक जैसे हैं क्या? कल्चर में डिफरेंस है, खाने में डिफरेंस है, लैंग्वेज में डिफरेंस है। अब सोचो पाकिस्तान वाले और बांग्लादेश वाले, है ना, उन्होंने पाकिस्तान बना तो लिया मोहम्मद अली जिन्ना ने,
एक पाकिस्तान यहाँ है, फिर बीच में इंडिया है, ठीक है, एक पाकिस्तान वहां है। असेंबली यहाँ है, उसमें दबदबा किनका है? वेस्ट पाकिस्तान वालों का है। वो उनकी सुनते नहीं है ना, उनका दमन करते हैं, उर्दू को इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, अपने कल्चर को इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। चलता रहता, अल्टीमेटली वो लोग जवाब दे देते हैं कि हो गया बस, है ना, अब हमें अलग रहना है, शांति से रहना है। तो उसमें, ठीक है, वो लोग उस पे, है ना, रिप्रेशन करेंगे वेस्ट पाकिस्तान वाले ईस्ट पाकिस्तान का, ठीक है। और उसमें शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी डॉटर है शेख हसीना, जो भी फाइनली उनको हटा दिया ना, वो लीड करेंगे। और जैसे जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, शरणार्थी आना शुरू हो जाएंगे इंडिया के एरिया में ना, वेस्ट बंगाल और इस एरिया में। फिर इंडिया हैज टू फाइनली टेक द कॉल कि भाई, है ना, ऐसे नहीं, इंटरवीन करना पड़ेगा अपने को। दैट इज व्हेन इंदिरा विल डिसाइड, है ना, ठीक है, वी हैव टू इंटरवीन। तो उसमें अभी एक मूवी भी आया था, आपने देखा था, है ना, एस जे मानेक शॉ, हाँ, फील्ड मार्शल एस जे मानेक शॉ, है ना, ये लीड करेंगे उस टाइम इंडिया को। तो वही चीज है। और इंडिया विल, कौन सा ऑपरेशन नाम दिया इसको हमने, ये पूरे जो ऑपरेशन चलाया हमने, हम नाम देते हैं हर बार एक ऑपरेशन, ये कौन सा ऑपरेशन है? मेजर इनिशिएटिव्स को नाम दिया जाता है ना, कारगिल को दिया। हाँ, कौन सा है ये? हाँ, देखते रहो आप, ठीक है। सो फाइनली, है ना, जो इंदिरा की इमेज है ना, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अब आपने लड़ाई भी जीत ली, है ना, अब आप तो आयरन लेडी हो गए इंडिया के, है ना, दुर्गा, गूंगी गूंगी गुड़िया से दुर्गा हो गए। सर्च लाइट किसका है, हमने दिया है कि उन्होंने दिया है? हाँ, ठीक है। तो और इमेज, अब तो और पॉपुलर है हम, अब तो इलेक्शन होने ही चाहिए, तो इलेक्शन कराए, लोगों ने वोट दिए, है ना, आ गई वापस से जीत के पूरा, है ना, थम्पिंग मेजोरिटी के साथ। कोई इशू नहीं है। हाँ, कौन सा? देख लेना आप, है ना, कोई सर्च लाइट कह रहा है, कोई इंडिया वालों ने नाम दिया है इसको। तो ये जो इन्होंने बोला वो भी ठीक बोला है, वो किसने दिया है? वो पाकिस्तान वालों ने दिया है ना, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब ये हो गया, वॉर हो गया। अब वॉर हो गया तो फिर से ट्रूथ साइन होगा। तो अब हम लोग कौन सा समझौता करेंगे? फेमस समझौता, शिमला समझौता करेंगे, है ना। हम लोग क्या करते हैं कि पाकिस्तान के बहुत सारे एरिया में घुस जाते हैं, इधर वेस्ट पाकिस्तान में, ठीक है। तो वो पाकिस्तान कहते हैं कि हमें वापस दे दो, अब वापस देंगे, लेकिन कश्मीर तो वापस करो आप, है ना, थोड़ा जो एरिया आप कैप्चर करके बैठे। तो वो मोमेंट जब इंडिया के पास आता है कि शिमला समझौता होता है, शिमला समझौता में हम लोग क्या कर सकते हैं, टेरिटरी स्वैप कर सकते हैं, कि ठीक है ना, इंडिया के पास नाउ दैट इनफ टेरिटरी है, हम लोग लाहौर की साइड में इधर प्रोसीड कर गए, तो हम, है ना, आप हमें जो आपके एरिया कैप्चर कर रखा आपने, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके, वो अब हमें दे दो, हम आपको दे देंगे। तो ये होता है कि भाई अब फाइनली वो जो झगड़ा है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन शिमला अग्रीमेंट, शिमला डायलॉग होता है, इसमें दो तीन चीजें होती है। एक तो ये कि आगे से कोई झगड़ा होगा आपका और हमारा, उसमें थर्ड पार्टी इंटरवीन नहीं करेगी, हम लोग बैठ के सुलझाएंगे, तो चाइना वाइना कोई टांग नहीं अड़ाएगा, ये हमारा तब से एग्रीमेंट है। ये वाला इशू जो है पीओके वाला, ये कुछ खास रिजॉल्व नहीं हो पाता है ना। अब तो शिमला डायलॉग साइन होता है इन रिस्पॉन्स टू ये जो 1971 का वॉर है, 1972 में शिमला डायलॉग होता है, ठीक है। तो वो तो पॉलिटिकल एरिया के अंदर है, वो चीज हो गई। फिर इलेक्शन हो गए, इंदिरा वापस आ गई है। अब क्या होता है कि कंट्री में प्रॉब्लम्स तो हैं, महंगाई का प्रॉब्लम है, गरीबी है, इलिटरेसी है ना, इकोनॉमी में क्राइसिस है, जॉब्स नहीं है। तो कब तक आप पॉपुलर रहोगे? अब फिर इलेक्ट हुए, फिर इलेक्ट हो गए, ठीक है। अब लोग भी आपके खिलाफ हो गए, है ना। लड़ाई लड़े तो 71 में लड़ी थी, अब 75 में चल रहे हैं अपन, है ना। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खुश नहीं है आपसे, आपके जो अपोनेंट है, पॉलिटिकल अपोनेंट, वो आपसे नाराज हैं। तो वो लोग फिर माहौल बनाना शुरू करते हैं, और उस पूरे माहौल को कौन लीड करेगा? गांधी जी तो है नहीं, तो गांधी जी जैसा एक व्यक्ति चाहिए। कौन है? जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, जो ही वाज अ गांधीयन, है ना, फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लिया था। ही विल लीड दैट मूवमेंट अगेंस्ट इंदिरा। तो मॉरल अथॉरिटी है उनके पास, जैसे अन्ना हजारे को आगे किया ना लोगों ने, ठीक है। अब अन्ना हजारे के टाइम तक आते थे, गांधी तो सब मर चुके हैं लेकिन ही इज ऑल्सो गांधीयन, ठीक है। तो उनको चाहिए था ऐसा व्यक्ति जो टक्कर दे सके उस लेवल पे। तो स्टूडेंट्स ने शुरू किया था मूवमेंट, है ना। उनके खुद के इश्यूज थे, डिससेटिस्फेक्शन थे, गुजरात में कुछ इशू था, है ना, अलग अलग जगह पे करप्शन इशू था, प्राइस राइज इशू था, जॉब्स इश्यूज थे। तो देश में एक हवा बनने लगी, है ना, अगेंस्ट इंदिरा। और उसको फाइनली अपोनेंट्स ने किसको आगे किया? जेपी को आगे किया, और उसने किसको कॉल दिया? टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति, कि अब उखाड़ फेंकेंगे और सब सही कर देंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स ही लीड करते हैं जनरली,
आप देखो ना, वेस्ट बांग्लादेश में किसने लीड किया है पूरा मूवमेंट? स्टूडेंट्स ने लीड किया है। ठीक है, तो वैसा माहौल अपने यहाँ पे भी था कि अब भगाएंगे यहाँ से, है ना, किसी और को बैठाएंगे इस कुर्सी पे। तो उस वाले कंटेक्स्ट में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हो ना, उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है किसी केस के अंदर, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वन फाइन नाइट हम लोग कहेंगे, शी डिसाइड्स कि बहुत हो गया है ना, कोई मान तो रहा नहीं है, लातों के भूत बातों से तो मानेंगे नहीं। सडनली रात को रेडियो पे अनाउंसमेंट होता है कि प्रेसिडेंट ही इम्पोज करेगा, प्राइम मिनिस्टर तो उसको एडवाइस करेगा, एक तरह से करता प्राइम मिनिस्टर, ये कैबिनेट करता है। कैबिनेट मतलब मैडम इज इंदिरा, इंदिरा इज कैबिनेट, है ना। ठीक है, जो भी है ना, वो चीज है। तो एक तरह से इंदिरा गांधी डिसाइड करती हैं, और नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, ये कह के कि देश में कुछ ऐसे तत्व हैं जो देश को उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, और उसको, है ना, सबवर्सिव एलिमेंट्स काम कर रहे हैं। उस बहाने पे इंटरनल डिस्टरबेंस, जो अब एक ग्राउंड नहीं है इमरजेंसी का, इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पे वो, देश में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है उसके नाम पे इमरजेंसी लगा देती हैं। कब लगाती है? 1975 को, है ना, 2 साल तक रहती है, 1977 तक रहती है। ठीक है। हाँ, उससे पहले हम एक ये और करते हैं इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, पोखरन में टेस्ट करते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट। वॉर आपने जीत लिया, टेस्ट भी आपने कर दिया। देखो, इंडिया टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बन गए हैं, हम लोग साइंटिफिकली प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब हमें लगता है कि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करना चाहिए, प्लस हमारे सामने देखो कोल्ड वॉर चल रहा है ना, चाइना के साथ हमारा झगड़ा है, पाकिस्तान के साथ झगड़ा है। ऐसे में आपको अगर सर्वाइव करना है तो आपके पास कोई ना कोई डेटरेंट होना जरूरी है। वो डेटरेंट क्या है? म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन, है ना, मैं मरूंगा लेकिन आपको भी लेके मरूंगा। वो जब तक नहीं होगा तब तक परेशानी रहेगी, तो वो हम डिसाइड करते हैं कि एक एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट कर देते हैं छोटा सा, तो थोड़ी शांति हो जाएगी, डेटरेंट हो जाएगा। ये कह के करते हैं हम लोग कि हम लोग सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल यूजेस के लिए उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, सिविलियन यूज के लिए। ठीक है, लेकिन उसका मैसेज तो सबको मालूम है, डराने के लिए कर रहे हैं कि भाई, है ना, हमारे पास भी एटम बॉम्ब है, कोई नहीं आया। ठीक है, तो उसको उन्होंने नाम दिया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। तो कहाँ होता है? 2 बार हुआ है, पोखरण 1, पोखरण 2। एक बार वाजपेयी के टाइम में होगा, बाद में, उससे पहले इंदिरा के टाइम में। ठीक है, ये सब चीजें हैं। 18 मई 1974 को, है ना, तो स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन का नाम दिया था, कोड कोड नेम है ये उसका, है ना, बुद्धा स्माइल्ड, एक तरह से जब कहते हैं उसको, इंदिरा, है ना, सक्सेसफुल रहा ऑपरेशन। ये हो गया। बट देश में जो प्रॉब्लम है, लोगों का ध्यान कब तक भटकाओगे आप? नाउ पीपल, शी विल इम्पोज इमरजेंसी, है ना, इमरजेंसी कौन सी, स्टेट या नेशनल? नेशनल इमरजेंसी, है ना, कौन से आर्टिकल में? 52। 356 में तो स्टेट प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट रूल है, और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो आज तक लगी नहीं है। आपने कहाँ पढ़ा है ये पहले? अच्छा, पॉलिटी में पढ़ा होगा आपने, ओके ओके, ठीक है ना। 352, 356, 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी ना लगे तो ठीक है, फिर हमारी सैलरी कट जाएगी। ठीक है ना, उसमें यही तो लिखा हुआ है, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी सबसे पहले काटेंगे। उसमें ये है कि उसमें जजेस की सैलरी भी कट सकती है। जनरली जजेस की सैलरी नहीं कटती है, क्योंकि वो चार्ज एक्सपेंडिचर है, वोटेड नहीं है ना। हमारी सैलरी वोटेड है, हमारी भी वोटिंग होती है हर साल, हम लोग बजट प्रेजेंट करते हैं तो वोट डलता है। और जबकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज में बैठे हैं उनकी सैलरी पे वोटिंग नहीं होता, दे आर चार्ज ऑन दी कंसोलिडेटेड फंड, ये आपने पढ़ा होगा उसके अंदर, है ना, पॉलिटी के अंदर। चलिए, वो तो बिसाइड्स द पॉइंट है। सो नेशनल इमरजेंसी इंपोज करती हैं, है ना। और ये देखो, वो लिखा हुआ है, देवकांत बरुआ क्या कहते हैं, ऐसे लोग ही तो भड़काते हैं। अरे मैडम, ये बहुत हल्ला कर रहे हैं, है ना, आप ही हो जो हो, चुप कर दो इनको। तो यही कहते हैं ना, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। तो कौन, किसने कहा था ये? देवकांत बरुआ ने, है ना, आपको पता होना चाहिए नाम, देवकांत बरुआ ने। फिर ये लोग पार्टी भी जल्दी बदलेंगे, जब हवा दूसरी डायरेक्शन में बहेगी ना, सबसे पहले भागेंगे ये लोग। ठीक है, साइकोफेंट्स जो है। ये देखिए, इमरजेंसी इंपोज कर दिया, अब वो संविधान में संशोधन करने की कोशिश करेंगे। आपको मालूम है ना, इंदिरा का टसल शुरू हो जाता है, पॉलिटी में आपने पढ़ा है ना, सुप्रीम कोर्ट के साथ। वो एक अमेंडमेंट लाएंगी, फिर वो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं चेंज करने दूंगा, फिर बोलता ठीक है कर लो, वो मत करना जो बेसिक स्ट्रक्चर है। फाइनली वो झगड़ा इतना बढ़ेगा तो केशवानंद भारती केस 1973, है ना, ये सब चीजें चलेंगी, फिर भी इंदिरा गांधी नहीं मानेंगी। फिर एक, है ना, लॉ लाएंगी, अमेंडमेंट करने की कोशिश करेंगी, ऑर्डिनेंस लाएंगी, तो चलता रहेगा। तो 42nd अमेंडमेंट लेके आएंगी वो, कब लाती है? 1976 में, इमरजेंसी के टाइम में। वो ये कहती हैं आप ज्यादा राइट राइट करते हो, आपके लिए ड्यूटीज का चैप्टर भी जोड़ा है मैंने, 11 ड्यूटी है आपकी, उसमें से एक ड्यूटी है ना, जरूरत पड़ी तो देश के लिए जान भी निछावर करनी है।
वगैरह वगैरह 11 ड्यूटीज का चैप्टर ऐड होता है। तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे तो 42nd जो अमेंडमेंट है वो कौन लेके आती है? इंदिरा गांधी लेके आती है। किस बैकग्राउंड में? व्हेन देयर इज नेशनल इमरजेंसी इन द कंट्री। 46 अमेंडमेंट में इतने अमेंडमेंट हैं कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 दैट इट इज नोन एज ए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में। ये लोकसभा के टेन्योर को बढ़ा के 5 से 6 साल कर देता है। ये कहता है कि बाइंडिंग है, हमारी जो एडवाइस है प्रेसिडेंट के ऊपर वापस नहीं भेज सकता रिकंसिडरेशन के लिए। बहुत सारे चेंजेस करता है। आपके फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर जोड़ता है। तो इतने चेंजेस हैं, वाइड रेंजिंग। आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे और उसमें जब देखेंगे ना 46, तो सारे नहीं है, फिर भी जो दे रखे हैं ना मेन मेन बहुत है ना, ह्यूज है। और वो अब तक है भी। कुछ एक को रिवर्स कर देंगे। जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी ना इमरजेंसी के बाद 1977 के बाद, जो जनता पार्टी गवर्नमेंट बनेगी जिसमें मोरारजी देसाई, जो नेमेसिस है किसका? इंदिरा गांधी का, वो बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। वो 44th अमेंडमेंट लेके आएंगे और उसमें से बहुत सारे चेंजेस कर देंगे, लेकिन फिर भी कुछ चीजें कंटिन्यू रहेंगी उसमें, है ना। और अब तक भी है 42nd अमेंडमेंट। तो 42nd अमेंडमेंट जो लेके आए थे वो इमरजेंसी के कारण लेके आई थी इंदिरा, है ना। उसमें उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज वाला चैप्टर जोड़ा था उसमें, प्लस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कुछ चेंजेस किए थे, ठीक है ना। ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो ये उसका कॉन्टेक्स्ट है। ये क्या बताना चाह रहे हैं इसमें इंडियन एक्सप्रेस वाले, जब इमरजेंसी लगी है देश में उस टाइम का, अगर आप इंडियन एक्सप्रेस का पेपर उठाते, देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, इमरजेंसी लग गई है, पकड़ पकड़ के नसबंदी कर रहे हैं लोगों की, है ना, बूढ़ों की भी कर रहे हैं जबरदस्ती। आपने देखी होगी ना, संजय गांधी पूरा लीड कर रहा है इसमें, जो इनका बड़ा बेटा है कि छोटा बेटा है? छोटा बेटा है, इन्होंने एकदम सही कहा। आपने कहा पढ़ा? ठीक है। राजीव गांधी उनका बड़ा बेटा है, लेकिन वो अपने प्लेन वेन उड़ा रहे हैं आराम से एयर इंडिया में। यहाँ पे पॉलिटिकली कौन एक्टिव है? उनका छोटा बेटा संजय गांधी, है ना। हमेशा बड़े बड़े स्पेक्स लगा के, आपने देखा होगा मूवीज। तो उस टाइम का जो इंडियन एक्सप्रेस आया, ये कौन सा पेपर है? इंडियन एक्सप्रेस। उसमें ये जो सेक्शन आता है ना, एडिटोरियल सेक्शन, ये वाला, इन्होंने बोला कि देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उसके बारे में कुछ नहीं लिख सकते, कुछ भी लिखेंगे तो प्रेस जब्त कर लेंगे, जेल में डाल देंगे। नेताओं को जेल में डाल दिया, जर्नलिस्ट को जेल में डाल दिया। तो वो क्या करते हैं? प्रोटेस्ट करने का दूसरा इश्यू क्या तरीका? ब्लैंक छोड़ देंगे। प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग, अब हमें कैसे जेल में डालेगी सरकार? हमने तो ब्लैंक छोड़ा है। बट वो भी प्रोटेस्ट करने का तरीका है। जैसे अम्ब्रेला प्रोटेस्ट था ना हांगकांग के अंदर, कि हम अम्ब्रेला लेके निकलेंगे, इसका मतलब वी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, चाइना का जो इंटरफेरेंस है मेनलैंड चाइना का। अब हम हमें कैसे पकड़ोगे आप? तो ये प्रोटेस्ट करने का तरीका है। तो उन्होंने उस पूरे पेज को, उस दिन वाले पेज को ब्लैंक छोड़ दिया एज ए प्रोटेस्ट कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जो हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसको कर्टेल कर रही है सरकार। तो हम क्रिटिसाइज तो कर नहीं सकते, इमरजेंसी के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकते, तो ये तो कर ही सकते हैं। ये है एक तरह का ना, जो जैसे गांधी जी करते थे ना, नॉन वायलेंस, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस तो अलाउड नहीं है, तो नॉन कॉपरेशन ही कर लेते हैं, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस पे तो डंडे पड़ेंगे, जेल जाना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीजें हैं। हो गया, लोग त्रस्त हो गए। फाइनली इंदिरा डिसाइड करती हैं कुछ मतलब नहीं है, 2 साल बाद इमरजेंसी खत्म करती हैं। जैसे ही पहले इलेक्शन होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, सब लोग नाराज हैं। स्वीप, जो अपोजिशन में जो अलग अलग पार्टी थी वो अपना ग्रुप बनाते हैं जनता पार्टी के नाम से, ना। जो आज की आप नाम सुनते हो ना, ये लालू यादव और इस तरह के, ये जो नीतीश कुमार और नहीं, अखिलेश यादव नहीं, ये तो अभी के पैदा हुए हैं ना। ये उस टाइम के इन्होंने लीड किया था उसको। ये जो पुराने नेता है ना, जितने भी जो बूढ़े हो गए हैं, मरने लग गए हैं धीरे धीरे करके, ये उस टाइम के हैं, ठीक है। इन्होंने लीड किया व्हेन दे वर स्टूडेंट्स, या यंग थे वो लोग। तो ये सब लोग एक पार्टी बनाते हैं जिसमें बीजेपी वाले भी हैं। बीजेपी तब तक बना नहीं है, जनसंघ के नाम से है ना, आरएसएस वाले सब लोग मिलके एक ग्रुपिंग बनाते हैं जनता पार्टी। वो लोग फिर पावर में आते हैं, बट वही है ना, सब अलग अलग लोग हैं, लेफ्टिस्ट भी हैं, राइटिस्ट भी हैं। वो आपस में झगड़ा शुरू कर देते हैं, 5 साल पूरे नहीं होते सरकार गिर जाती है, फिर से इलेक्शन होते हैं, है ना, 1980 में। और फिर इंदिरा गांधी पूरे बहुमत के साथ आती है। स्ट्रॉन्ग लीडर है, इमेज है, देश को कोई ना कोई चाहिए लीड करने वाला। इन द मेन टाइम कुछ चीजें करते हैं, जैसे 44th अमेंडमेंट लाते हैं, है ना। 42nd अमेंडमेंट के कुछ जो नेगेटिव इफेक्ट्स उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं? वही इंदिरा गांधी के जो हमेशा है ना नाराज थे, जो मोरारजी देसाई को बनते हैं। डिमोनेटाइजेशन होता है, 1000 के, 500 के और 10,000 के नोट भी आते थे पहले, उसको डिमोनेटाइज कर देते। पुरानी मूवीज में देखना आप, तो डिमोनेटाइज सिर्फ मोदी जी ने नहीं किया है, पहले भी हुए हैं और होते रहते हैं, इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। जॉर्ज फर्नांडिस जो लीड करते हैं ना, ही इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग वर्कर्स लीडर,
है ना, वो लोग, वो ही बिकम्स दी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर। उस टाइम में देखो देश में स्वदेशी की भावना है ना, तो वो कोको कोला को बोलते हैं आप बाहर जाओ, आईबीएम को बोलते हैं आप बाहर जाओ, है ना, यहाँ नहीं, यहाँ रहना है तो हमारे हिसाब से, ठीक है, तो उनको ये भगा देते हैं। सो ही इज ए स्ट्रॉन्ग इमेज, है ना, रेलवे वर्कर्स, रेलवे उस टाइम बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत लोग काम करते थे, तो उनको लीड करना, है ना, स्ट्राइक्स करवाना, फैक्ट्रीज में स्ट्राइक्स करवाना, ये किसका काम है? जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोगों का काम है ना, इंपॉर्टेंट लीडर हैं ये लोग। ये इनकी सरकार आती है तो ये सबसे पहले किसको भगाते हैं? कोको कोला को। और उस टाइम में जो लॉ है वो कौन सा? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, ठीक है, तो ये बहुत ही ड्रेकोनियन एक्ट है। इसके अंदर अगर आपको जेल हो गई तो फिर आप जेल में ही रहोगे। अब हमने इसको लिबरलाइज कर दिया, अब हमारे यहाँ पे क्या है? फेमा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सोशलिस्ट एरा में नहीं रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन ए मोर ऑफ मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी 91 के बाद से, तो हम उसको किससे रिप्लेस करते हैं? फेमा से। फॉरेन रेगुलेशन को फॉरेन मैनेजमेंट एक्ट से रिप्लेस करते हैं। लेकिन उस टाइम का जो इंडिया है वो सोशलिस्ट इंडिया है, वहां पे स्टेट विल ऑक्यूपाई द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी, जो होना है वो स्टेट की ही परमिशन से होगा, है ना, ठीक है। तो और स्वदेशी बाहर वाले अलाउड नहीं है, अभी इतना ओपन हम नहीं हुए हैं, इनको भेज देते हैं। बट ज्यादा दिन चलती नहीं है, घर में क्लय होता है, सरकार गिर जाती है, पूरे 5 साल नहीं चलती, वापस चुनाव होते हैं, इंदिरा रिटर्न्स। इस बार इंदिरा थोड़ी डिफरेंट इंदिरा है, उन्होंने अपने लेसन ना, शी हैज लर्नड हर लेसन्स। इस बार वो बोलती है ज्यादा नेशनलाइजेशन नेशनलाइजेशन नहीं करेंगे, देश प्रॉब्लम में है, फॉरेन एक्सचेंज का इशू है ना, पीएसयूज जो हमने बनाई थी, नेहरू ने बनाई थी, हमने बनाई थी, वो इनएफिशिएंट है ना, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज नहीं हो रहा है, तो उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सिस्टम में? अब थोड़े से रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा हमें मार्केट ओरिएंटेड होना पड़ेगा। सो शी कम्स विद ए डिफरेंट सेट ऑफ माइंड विच इज द रिफॉर्मिस्ट बेंट ऑफ या सेट ऑफ माइंड। तो इस बार की इंदिरा अलग इंदिरा है, लेकिन प्रॉब्लम्स तो अभी भी हैं, वो 91 तक रहेंगी, है ना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हो जाएगा ना, अभी खालिस्तान का हम लोग पढ़ते हैं, यूके का, यूके में है सेपरेटिस्ट मूवमेंट है खालिस्तान, है ना, भारत से अलग होने की बात करता है, जब कोई किसी देश से अलग होने की बात करता है दैट इज नोन एज ए सेपरेटिस्ट मूवमेंट। तो ये पाकिस्तान में उस टाइम में पंजाब में हवा पकड़ने लग जाती है ना, पाकिस्तान का इंटरफेरेंस है ना, यूथ को भड़काते हैं वो लोग। और जनरल सिंह भिंडरन वाले जो पॉपुलर लीडर हैं, है ना, उनका राइज होता है, कैरिज्मेटिक लीडर है, बोलने में अच्छा है, ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें बनती हैं, सब अपनी अपनी रोटियां तो सेक ही रहे होते हैं ना, पिक्चर में बैकग्राउंड में चल रही हैं चीजें, तो उसमें इंदिरा गेट्स इन्वॉल्व, है ना, जो अपना सीक्रेट टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है? ठीक है, तो अमृतसर में जो अपना सीक्रेट टेम्पल है, स्पेशली सिख रिलीजन में, उसमें वो लोग, कुछ लोग छुप जाते हैं और उसको बाहर डिसलॉज करने के लिए आर्मी को बुलाती है, आर्मी जनरली नहीं आती है, प्राइम मिनिस्टर आर्मी को बुलाती है, उसमें क्रॉस फायर होता है, जो सेक्रेट टेम्पल है उसको डैमेज होता है, उससे सिखों की भावनाएं आहत होती हैं, लोग फिर उसको, ठीक है, उसको कैपिटलाइज करते हैं, जो भी चीजें होती हैं हर एक, है ना, चीजों में इस तरह की चीजें थोड़ी सेंटिमेंटल होती है रिलीजन वाली, तो उसमें फिर कुछ लोग जो सिख हैं, दो बॉडीगार्ड हैं इंदिरा गांधी के, वो इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर देते हैं 1984 में, है ना, 31 अक्टूबर को ना, उसको असैसिनेट कर देते हैं। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में आप लोग पढ़ना, ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण इंदिरा गांधी का असैसिनेशन होता है। इंदिरा गांधी का असैसिनेशन होता है, उसके कारण एंटी सिख राइट होते हैं दिल्ली में, मेनली नॉर्थ इंडिया में, जिसमें वही, है ना, जो कांग्रेस या उस टाइम में जो भी, है ना, जो लोग चाहते होंगे या जो भी उनके हैं क्लोज, वो लोग, है ना, भड़काते हैं भावनाएं सिखों के खिलाफ, और एंटी सिख राइट होते हैं, जिसके रिपरकशंस फिर हम जब देखते हैं मिलिटेंसी बढ़ती है पंजाब के अंदर, है ना, तो ये सब चीजें विशेष सर्कल है, कंटिन्यू रहता है। सो ऑपरेशन ब्लू स्टार कराती हैं इंदिरा को, उसके लिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल होल्ड करते हैं जो सिख एलिमेंट्स हैं, कि भाई इन्होंने सही नहीं किया, है ना, यहाँ पे आर्मी बुला के, और इसमें, है ना, हमारी जो सेक्रेट श्राइन है, एक तरह से टेम्पल है, उसको हार्म किया। तो उनके जो दो बॉडी गार्ड हैं, ऑल दो इंदिरा को लगने लग जाता है कि भाई मेरा कभी भी जाने का टाइम आ सकता है, क्लोज ही है, तो भी वो सिख बॉडी गार्ड रखती हैं, और वो दोनों ही उनको असैसिनेट कर, उनमें से एक सिख बॉडी गार्ड का बेटा इस बार चुनाव लड़ा था एमपी का, एंड ही वाज इलेक्टेड एमपी इन पंजाब। तो इंडिया में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही, और फ्रीडम ऑफ आइडियोलॉजी सब कुछ एक्सप्रेशन है, तो ठीक है, हमने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को भी, कोई, है ना, ठीक है। सो रिफॉर्मिस्ट माइंडसेट के साथ आती है, इस बार लेफ्टिस्ट पॉलिसी नहीं अपना के थोड़ा सा उससे दूर हटेंगी, और थोड़ा सा प्रो मार्केट होने की कोशिश करेंगी, प्रो पुअर से, है ना। सो
ये इनिशिएटेड बिग टिकट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन ऑर्डर टू सिक्योर, है ना, आईएमएफ से लोन चाहिए, लोन तभी देगा आईएमएफ जब आप रिफॉर्म्स करोगे हमारे हिसाब से, ठीक है। तो वैसे 80s में जब ये आती हैं तो 6 बैंक्स का और नेशनलाइज करती हैं, ठीक है, बट फिर वहां पे रुक जाती हैं, ठीक है। तो ये अब ये क्या करती हैं, थोड़ा सा प्रो मार्केट, इकोनॉमी की कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना है, इकोनॉमी में जो इनएफिशिएंसीज आ गई है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, पब्लिक सेक्टर, है ना, हर चीज को नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो प्राइवेट प्लेयर को भी आपको मौका देना पड़ेगा, तो ये उनको डॉन होने लग जाता है, ये रियलाइजेशन, शी रियलाइजेस दैट थिंग। अब वो क्या करती हैं, प्राइस कंट्रोल, है ना, गवर्नमेंट बताती है ना आप ये चीज इस प्राइस पे बेचोगे, नहीं, थोड़ा सा प्राइस कंट्रोल हटाने शुरू करती है, फिस्कल रिफॉर्म्स लेके आती है, पब्लिक सेक्टर को ओवरहॉल करने की कोशिश करती है ना, प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज में कम करते हैं, जैसे इंपोर्ट्स हो सके इंडिया के अंदर, पहले हम लोग इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कर रहे थे, अब हम चाहते हैं इंपोर्ट्स ठीक है अलाउ कर दें, ऐसे करके धीरे 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 आप लाइसेंस राज को खत्म कर रहे हैं, जो लाइसेंस परमिट कोटा राज है उसको धीरे 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 खत्म कर रहे हैं। तो 1991 के रिफॉर्म सडनली नहीं हो जाते हैं, काम पहले शुरू हो चुका है, क्योंकि वी कैन फील कि हम लोग सेक्लूडेड रह के नहीं रह सकते है ना, ग्लोबल सिनेरियो में हमें लोगों के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को प्राइवेट प्लेयर्स को भी अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमें धीरे धीरे रियलाइज होना शुरू हो जाता है, लेकिन हम फिर भी वेट करते हैं, क्योंकि सडन आप चेंज करोगे ना पॉलिटिक्स में तो लोग आपको वोट नहीं देंगे, धीरे धीरे, ठीक है। तो ये चीजें होने लग गई, बट इन द मीन टाइम इनकी डेथ हो जाती है। अच्छा, प्लस इंडिया मारुति बनाता है अपना गाड़ी, है ना, संजय गांधी का प्रोजेक्ट भी होता है ये, उसकी पहले डेथ हो जाती है, फिर देखते हैं कि हमसे मारुति नहीं बनेगी, फिर हम सुजुकी वालों को बुलाते हैं कि भाई आप हमें बताओ कैसे बनाएंगे ना, टेक्नोलॉजी शेयर करो हमारे साथ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, तो फाइनली मारुति रोल आउट होती है ना। अब वो वाला इंडिया धीरे धीरे चेंज हो रहा है ना, हम लोग पहले एकदम तपस्वी बन के रह रहे थे ना, सब चीजों को भाई, है ना, खर्च नहीं करेंगे, देश में रिसोर्सेज कम है, अब थोड़ा थोड़ा कंज्यूमरिज्म आ रहा है कंट्री के अंदर, आपको गाड़ी भी खरीद सकते हो आप, ये चीजें हो रही हैं। इन द मीन टाइम इंदिरा गांधी का असैसिनेशन होता है, अब कौन, नेहरू के बाद इंदिरा और इंदिरा के बाद राजीव गांधी, है ना, उन, ठीक है, अब क्योंकि पार्टी उनकी हो गई है ना, तो पार्टी में वही होगा भाई जो अब, है ना, हम लोग कई बार कह देते हैं ना कि भाई, है ना, वो है क्या है वो, डायनेस्ट डायनेस्ट डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स आनी शुरू हो गई है ना, नेपोटिज्म, नेपो किड भी कह सकते हो आप राहुल गांधी को, डिस्कशन के पर्पज से। अब तो बहुत सारे नेपो किड हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं, है ना, हर जगह हर फील्ड में है, ठीक है, जहाँ पे भी एग्जाम नहीं होता है वहां पे नेपो किड होंगे ही। हाँ ठीक है, क्रिकेट में ही है, लेकिन क्रिकेट में तो एग्जाम होता है, इसलिए बेचारे 1-2 मैच खेलने के बाद हटना पड़ता है उनको, नहीं तो वहां पे भी वो आपको मौका नहीं दें आपको हमें। सो असैसिनेशन हो गया, राजीव गांधी तब तक प्लेन उड़ा रहे थे, ये इनके बड़े बेटे हैं, इनको बुलाया जाता है कि भाई वो सब छोड़ो, द नेशन इज कॉलिंग, है ना, वेयर आर यू, तो इनको बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर एट द यंग एज ऑफ 40। ये एक यंग फेस है ना, राजीव गांधी जब हम लोग बात करते हैं तो ही इज ऑलवेज एज ए यंग, है ना, एनर्जेटिक फेस है। ये भी बहुत सारी चीजें करते हैं, देखो पीछे में हिंदू मुस्लिम वाला भी चल रहा है, मंडल कमीशन भी चल रहा है, टेम्पल राम रथ यात्रा भी चल रही है, बीजेपी, है ना, 1980 में बीजेपी बनती है, फिर वो देखते हैं कि सीटें आ नहीं रही हैं, तो फिर वो करते हैं कि ऐसा कौन सा मुद्दा उठाएं कि थोड़े सीट बढ़े, चीजें बैकग्राउंड में चल रही हैं, तो फिर वो राम टेम्पल के ताले तोड़े जाएंगे, शाहबानो केस का जजमेंट आएगा, इस पूरे चीज में इनकी भी कुर्सी चली जाएगी। तो ऑल दो अब तक की सबसे ज्यादा सीट किसको मिली है, 84 में जब इलेक्शन होते हैं 400 आई थिंक 12 सीट मिलती हैं इनको, लगभग लगभग, क्यों, क्योंकि इनके साथ इंदिरा गांधी की सिंपैथी वेव है, जब इलेक्शन होते हैं ना 1984 में, बट 89 आते आते इनको भी कुछ नहीं मिलता है ना, लोग नाराज हो जाते हैं, और फिर वो कोalition गवर्नमेंट्स बनती हैं। सो ये क्या चेंजेस करते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे इंपॉर्टेंट आईटी रेवोल्यूशन लेके आते हैं इंडिया में, कौन, राजीव गांधी। इसमें इनको कौन हेल्प करता है, इनके एक दो दोस्त हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है सैम पित्रोदा, इनका नाम आता रहता है अखबार में, सैम पित्रोदा का, कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं, है ना, फाउंडेशन के चेयरमैन है ये किसी, है ना, राजीव गांधी फाउंडेशन समथिंग, ठीक है, तो लर्नेड लोग हैं, बाहर से आए हैं ये लोग, मोंटे सिंह आलूवालिया है, वीपी सिंह है, मोंटे सिंह आलूवालिया, आपको मालूम है मनमोहन सिंह के टाइम में प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन थे, है ना, ठीक है, तो ये सब लोग इनको हेल्प करते हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, सिविल सर्वेंट भी हैं, इनका जो भी क्लोज ग्रुप है, उसमें सैम पित्रोदा, है ना, ये आईटी रेवोल्यूशन लेके आते हैं, इन्फोसिस शुरू हो चुकी है इंडिया में धीरे धीरे सॉफ्टवेयर में, है ना, आईआईटी से लोग पढ़ पढ़ के जा रहे हैं बाहर में, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इंडिया इमर्ज हो रहा है धीरे धीरे ग्लोबल सीन पे। तो अब
हम लोग भी क्रांति लेके आते हैं अपने यहाँ पे, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, अब आईटी रेवोल्यूशन। कौन है? राजीव गांधी। ठीक है। और क्या चेंजेस करते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस को कम करते हैं, इनकम टैक्स की एग्जम्पशन लिमिट बढ़ा देते हैं। द आइडिया इज कि भाई थोड़ा सा लोगों को खुला छोड़ो, है ना, सिर्फ स्टेट ही हर चीज में इंटरफेयर नहीं करे। तो ये सब चीजें होने लग जाती हैं। बट है ना, ये सब चीजें होती, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर आएगा, परम 8000, सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा इज अ वेरी फेमस नेम, आप लोग कभी इनको देखना। अभी भी कांग्रेस पार्टी में ही होंगे ये तो, क्यों कांग्रेस के ही है ना ये। हाँ। हाँ, हमें एमबीए में, हमें उस टाइम हमें जैसे 2011 में डिग्री मिली थी एमबीए में ना, तो एट दैट टाइम कांग्रेस पार्टी वाज इन पावर। तो हमें जो डिग्री चीफ गेस्ट होता तो सर सैम पित्रोदा आए थे, उन्होंने दिया था हमें, इसी स्टाइल में, ये जो फ्रेंच कट रखते हैं ना, अभी भी फ्रेंच कट रखते हैं। ठीक है। ये हाँ बिल्कुल गाइडिंग है ना, उनके जो भी थिंक टैंक है या जो भी आप कह सकते हैं ना, एक तरह से सब कुछ है। बिल्कुल सही कहा आपने। भाई उनके फादर के साथ रहे तो अब राहुल गांधी को हेल्प कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम कोई किसी का ना तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम तो डिस्कशन कर रहे हैं। इन द मीन टाइम भोपाल ट्रेजेडी भी होती है ना, देश के अंदर 84 में, है ना, राजीव गांधी के टाइम में। तो यहाँ अपन खत्म करेंगे थोड़ा सा, इसको लास्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सब चीजें हो रही हैं। और एक फेमस यूनियन कार्बाइड का फैक्ट्री था वहां पे भोपाल में, लोग रात को सो रहे थे और सोते रह गए। इस पे बहुत हल्ला गुल्ला हुआ, अभी भी होता है कि इन लोगों को कॉम्पनसेशन नहीं मिला, इसके लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति था वो वहां से भाग गया, है ना, जस्टिस सिस्टम का फेलियर है या जो भी है, हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो ये एक मेजर मेजर ट्रेजेडी था उस टाइम में इंडिया में, है ना, ये इंदिरा गांधी के टाइम की बात नहीं है, ये तब तक राहुल आपके राजीव गांधी आ गए थे। ठीक है, तो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी है जिसमें लोगों पे अभी भी उसका इफेक्ट देखने को मिलता है ना, फ्यूचर जनरेशंस में भी। तो ये सब चीजें हुई, इसमें है ना, लोग काफी लोग है ना डिसेबल हो गए, काफी लोग की डेथ हो गई, ये सब चीजें हुई। तो ये सब जब चीजें हो रही हैं तो 1989 तक पहुंच गए आप। ठीक है, राजीव गांधी वापस रिपीट नहीं होंगे, उनको इतना सीट नहीं आएगा। 5 साल हो गए ना, 84 से 89। अब गवर्नमेंट बनेगी वही जोड़ तोड़ के, है ना, उसमें मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी इंप्लीमेंट होगी और कई चीजें होंगी। वो इश्यूज हैं, राम टेम्पल का इशू है ना, मंडल वर्सेस कमंडल तो है ही। इकोनॉमिक इश्यूज क्या है कि जो इनएफिशिएंसीज थी, जो हमारे प्रॉब्लम्स थी, वो बहुत ज्यादा हो गई हैं अब वो टाइम आ गया है कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स नहीं है, कोई हमें लोन देने को तैयार नहीं है, जहां पे भी जाते हैं वो बोलता है कि बदले में क्या मिलेगा, है ना, आप कैसे लोन चुकाओगे। अब एक ही व्यक्ति बचा है, वो है आईएमएफ। ठीक है, सोना भी आप गिरवी रख देते हो अपना, आप अपना जो सोना है उसको भी, है ना, गिरवी रख देते हो। फॉरेन एक्सचेंज है नहीं, फर्नीचर कोई लेगा नहीं, टीवी कोई लेगा नहीं, इंडियन रुपीज कोई लेगा नहीं, तो सोना है आरबीआई के पास, वो रख देते हैं। लेकिन उस सोने से भी कितना पैसा आएगा, है ना, गिरवी रख के भी। अब आपको रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। तो फाइनली 1991 में इलेक्शंस होते हैं, मिलीजुली सरकारें नहीं चलती हैं, फिर जो राजीव गांधी का असैसिनेशन भी हो गया, एलटीटी वालों ने कर दिया है ना, उसमें कैंपेनिंग के दौरान श्री बेरुमपुदुर में, ये आपके तमिलनाडु में। अब कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी, उसमें पीएम विल बी नरसिम्हा राव, और उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कौन होंगे? मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं तब तक, नाउ विल बिकम द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो। और वो पूरा 1991 के जो रिफॉर्म्स है, एलपीजी रिफॉर्म्स है, उसका जो भी ड्राफ्ट है, उसका जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, वो कौन करेंगे? मनमोहन सिंह एंड, या नरसिम्हा राव एंड मनमोहन सिंह की जो टीम है। और उसमें और भी लोग हैं, मोंटे सिंह आलूवालिया, चिदम्बरम भी हैं और बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो 1991 में ये सब इश्यूज हो चुके हैं, अब हमारे पास कोच बेचने के लिए घर में कुछ भी नहीं बचा है। तो अब तो लोन लेना ही पड़ेगा, लोन तभी मिलेगा जब हमारी कंडीशंस हम इम्प्लीमेंट करोगे। कंडीशंस क्या है? एलपीजी रिफॉर्म्स। ठीक है, तो कल हम लोग फिर एलपीजी रिफॉर्म्स में इसको रेप अप कर देंगे थोड़ा सा पहले। ठीक है, तो ये चीजें हैं, है ना, ज्यादा हो जाएगा फिर, कुछ आप जाके देखना है इसको, है ना, अपने लेवल पे। मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने आपको 1991 तक मैं आपको ले आया हूँ। अब इतना टाइम नहीं लगेगा, है ना, उसके बाद तो आप 2000 में पैदा ही हो गए, आपको पता ही है। 1991 तक की स्टोरी है ये, रेस्ट इज कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ उसके बाद। तो उसका कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको दे दिया है, वो आप थोड़ा सा उसको देखना। और 2-3 मिनट और हैं, कुछ पूछना है तो बताओ आप। कल ना? हाँ,
बढ़ा दिए हैं, बिल्कुल बढ़ा दिए हैं। हमें नहीं, फार्मर को फायदा होगा। एज ए कंज्यूमर फायदा नहीं होगा, उसमें लिखा हुआ ना प्रो कंज्यूमर टू प्रो फार्मर। है ना, ये एक आर्टिकल की बात कर रही हैं कल, है ना, इंडियन एक्सप्रेस में जो एक्सप्लेन वाला सेक्शन है। चलो उसमें मैं बता देता हूँ आपको अभी कैसे फायदा होगा। इन द मीन टाइम, है ना, वही न्यूज है, श्रीलंका में जो चेंजेस हुए हैं वो आप देखना। और ये इकोनॉमी वाला है, मैंने भी नहीं पढ़ा है न्यूज़पेपर, क्योंकि मैं जस्ट निकला ना तभी ये पेपर डाल के गया है वो। ठीक है, इसमें एमआईटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में अभी सीएम अपने जो पीएम है वो बाहर गए हुए हैं ना, क्वाड की मीटिंग अटेंड करने। तो वहाँ के जो मॉडर्न, क्या, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न यूएस, उसमें जो टेम्पल है वहाँ पे एमआईटी है एक उनमें से। वहाँ पे कोई डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, टेक सीईओज के साथ। और वो इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी उसको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, कंपनीज को इनवाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम लोग जिन्होंने फ्यूचर्स में ट्रेडिंग किया है उन सबने अपना पैसा गंवाया है। इस तरह की चीजें हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अनचेंज्ड है। होम लोन्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, है ना, और ऐसा कुछ खास है नहीं। इसमें ऐसा तो, मुझे तो ऐसा अभी आज तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है ना कोई मेजर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यू कैन हैव ए लुक। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है चाइल्ड पोर्नोग्राफी लॉ के ऊपर, पोक्सो। वो आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, और है ना वैसे भी इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, अब इन्होंने जो सवाल पूछा वो देख लेते हैं थोड़ा सा, 2 मिनट। कल के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था कि भाई फार्मर्स की बात हो रही है उसमें, और गवर्नमेंट ने जो जो इनिशिएटिव्स लिए, क्योंकि भी इलेक्शंस हैं काफी सारे स्टेट्स में, इंक्लूडिंग हरियाणा और कुछ और स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र। तो वहाँ पे फार्मर्स हैं, महाराष्ट्र में हमेशा डिस्ट्रेस में रहते हैं वो फार्मर। तो जनरली हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, हम डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, हम किसी पार्टी के प्रो भी नहीं है और उसके अगेंस्ट भी नहीं है। जनरली ऐसा मानते हैं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो अर्बन एरियाज में उसके वोटर ज्यादा हैं। ठीक है ना, ठीक है। सो जनरली वो पॉलिसीज लेके आती है जो अर्बन एरियाज के लोगों को बेनिफिट करती हैं। अर्बन एरियाज मतलब कंज्यूमर्स। और रूरल एरियाज में कौन रहते हैं? प्रोड्यूसर्स या फार्मर्स। यहाँ पे होल्ड बीजेपी का इतना नहीं है, जो दूसरी पार्टीज हैं, ठीक है, आप लोगों को पता है। अब जो, जहाँ पे वोटिंग होने वाली है उन स्टेट्स में एग्रीकल्चर का सब्सटेंशियल है, वहाँ पे एग्रेरियन स्टेट मान सकते हो आप ना। और एग्रीकल्चर इसे, है ना, वहाँ पे प्रॉफिटेबल भी नहीं है, कंट्रोवर्सीज भी हैं, फार्मर सुसाइड भी करते हैं। और क्योंकि वहाँ और पार्टीज भी हैं, तो अभी इलेक्शंस हैं, तो उनको अपना स्ट्रेंथन करना है। अर्बन एरियाज तो है ही, लेकिन रूरल एरियाज पे भी फोकस करना है, यानी कि फार्मर्स पे फोकस करना है। तो जो इनका जो बायस है ना, जनरली हम बीजेपी को क्या मानते हैं, प्रो कंज्यूमर या प्रो अर्बन एरिया बायस। ठीक है, तो ऐसे तो वोट मिलेंगे नहीं, तो अपनी छवि थोड़ी सी ठीक करनी है कि हम आपके बारे में भी सोचते हैं, रूरल एरियाज या फार्मर्स के बारे में। कैसे? मैं जो भी प्रोड्यूस करता हूँ उसको आप प्रोक्योर करो पहले तो एमएसपी पे, है ना, आपने डिक्लेयर कर दिया मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि आपसे, है ना, ऑयल सीड इतने रुपए में खरीदेंगे, या है ना आपसे राइस या वीट जो भी आप उगाते हैं। लेकिन एक तो आप डिक्लेयर करते हो फिर, लेकिन प्रोक्योरमेंट नहीं करते हो, है ना, एफसीआई वाले वहां पे है नहीं, सेंटर्स नहीं है। दूसरा, मार्केट में प्राइस बहुत कम है, मार्केट में सेल करना चाहता हूँ, तो मार्केट प्राइस को कैसे बढ़ाएं? ऑयल सीड्स की प्राइस को बढ़ाना है। तो एक तो ये लोग ऑयल सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्लस इंडिया इंपोर्ट भी कर रहा है बाहर से पाम ऑयल, तरह तरह के, है ना, ऑयल सीड्स, सोयाबीन। तो जिसके कारण इनकी प्राइसेस बढ़ नहीं पाती हैं डोमेस्टिक मार्केट में। क्यों? जैसे प्राइसेस बढ़ने लगती हैं गवर्नमेंट इंपोर्ट कर लेती है। जैसे इन इंपोर्ट्स पर गवर्नमेंट ड्यूटी बढ़ा देगी, यानी कि टैक्स, ड्यूटी मतलब कस्टम ड्यूटी, टैक्स एक तरह से बढ़ा देगी, तो इनके ये महंगे हो जाएंगे इंपोर्ट्स। तो पीपल महंगे हो गए, तो सडनली इनकी प्राइसेस बढ़ना शुरू होंगी ना ऑयल्स। तो फार्मर जब सेल करेगा ऑयल सीड तो उसको बेटर प्राइस मिलेगा ना, अदरवाइज ये उसकी प्राइस को बढ़ने नहीं देते हैं, क्योंकि मेरे पास सस्ता वाला ऑप्शन है तो मैं वो खरीद लूंगा ना। ठीक है, तो जैसे गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी बढ़ाएगी इंपोर्ट्स पर, ऑयल सीड्स की प्राइस बढ़ना शुरू होगी, और उससे किसको फायदा होगा?
फार्मर जो अपनी फसल बेचेगा। तो प्रो फार्मर की तरफ जा रही है ना, प्रो कंज्यूमर से, क्योंकि इलेक्शंस है, पॉलिसी में शिफ्ट है, ये वो कहना चाह रहा है। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।